Hello guys, welcome back. My name is Shantanu Bhandari and now I think we will start in this video chapter number 2 which is securities laws because इससे पहले हमने complete कर लिया है. We have already completed the Companies Act सारे के सारे cases. I haven't really counted कि कितने cases थे, but for sure I think we have spent around like approximately I think we have spent around more than 28 hours to उसको complete करने के लिए chapter 1 को, because that is the most extensive chapter that we have. So this is the part 1 of chapter 2 which is securities law, and अब I think हम definitely further चीज़ों पे बढ़ेंगे rather than Companies Act के cases के बारे में. Although securities जो act है या securities SEBI के बारे में जब हम बात करते हैं like shares, debentures, stock, bonds, etc. सो कहीं ना कहीं हमें उसका रिलेशन भी कंपनीज एक्ट से करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या केस लॉ हमारे सामने है. बट आई थिंक वी आर नाउ मूव्ड ऑन टू द सेकंड चैप्टर, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग अहेड एंड आई होप बहुत ही जल्दी हम लोग अब थर्ड चैप्टर पे आने वाले हैं. सो ये जो केस है एज यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, इट्स बिटवीन सेबी एंड किशोर आर अजमेरा एंड सुप्रीम कोर्ट का केस है एससी विच इज सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे मल्टीपल केसेस के डिसीजन की बात यहाँ पे करी गई है. सो उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या है. सो यहाँ पे कुछ अपील्स फाइल करी गई हैं. दैट मीन्स यहाँ पे जो कंसर्न पार्टी एज यू वुड योरसेल्फ नो कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली तो नहीं पहुंच सकते, उन्हें सेबी देन सैड एंड देयर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की प्रोविजंस हैं. एंड देयर आफ्टर आई थिंक आपने जब अपील्स के बारे में बात करी होगी, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा विद इन नंबर ऑफ डेज देयर इज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज विद इन विच यू कैन फाइल द अपील. वो कहीं जगह 45 डेज हो सकते हैं, कहीं जगह 30, कहीं जगह 60 एंड मे बी उससे ज़्यादा एंड उससे कम. एंड एज यू ऑल नो यूजुअली हम लॉ में कहते हैं कि दीज डेज कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड प्रोवाइड करी जा सकती है आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज और 45 डेज और 90 डेज एज एप्लीकेबल. बट यहाँ पे एक्चुअली डेज से रिलेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ मैं एक बेसिक मैकेनिज्म समझा रहा था सो दैट वी नो कि हम किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. एंड जैसे कि आपने पिछले I think more than 30 or maybe I'm not sure exactly but more than 26 से 30 आवर्स की क्लास में देख लिया होगा चैप्टर 1 में कि जितने भी हम केस लॉ स्टार्ट करते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहले हम जनरली उस सभी के बारे में बात करते हैं सो दैट एज अ स्टूडेंट जहाँ पे भी हैं जिस लोकेशन में आप हैं आपको क्लियरली आइडिया मिल जाए कि क्या यहाँ पे बात होने वाली है. देयर आफ्टर हम उसके बेसिक फैक्ट से हट के डिटेल फैक्ट्स में जाने की कोशिश करते हैं. सिमिलर अप्रोच जो है वो हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे. अभी तक मैंने स्टार्ट बहुत लो बेस से किया था इसको, बट नाउ आई थिंक बहुत कॉल्स आ रहे हैं मुझे फॉर दीज ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल दे बीन सेइंग इज, जो स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं दे आर रियली अप्रिशिएटिंग कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, जो कि बहुत सही भी है. बिकॉज कहने के लिए जैसे कि अगर आपको याद हो कंपनीज एक्ट का जो एक केस था जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ख़त्म भी किया था, कहने के लिए ये सिर्फ एक पेज का केस था, बट अगर आप जानते हैं तो आप वीडियो की लेंथ देख लीजिए, 20 से 25 मिनट इस केस को समझाने में मुझे लग गए. सो ऑल आई वांट इज कि कोई जल्दीबाजी नहीं करनी मुझे यहाँ पे, क्लियरली समझाना जैसे स्टूडेंट को लगे कि उसने वर्थ टाइम जो मेरे साथ स्पेंड किया है ड्यूरिंग द वीडियो दैट इज वर्थ. सो आइए आगे बात करते हैं हम. सो ये अलग अलग अपील्स नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि अलग अलग ईयर्स में फाइल हुई हैं. ये अपील्स नंबर्स एंड द ईयर्स मेंशन किए गए. जिन ऑनरेबल जजेस ने ये केस डिसाइड किया उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है. सो 2016, सो आई विल नॉट से एकदम अभी का केस है बट क्वाइट रीसेंट केस. सो 2 जजेस ने यहाँ पे केस डिसाइड किया है. अब क्योंकि सिक्योरिटीज की बात है सो वी कैन नॉट रियली फॉरगेट द रोल ऑफ सेबी विच इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. कुछ उनके रूल्स हैं यहाँ पे जिसके बारे में नीचे बात भी करी गई है. सो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट यूनिफॉर्म ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, ये कुछ रूल्स हैं. एंड सेबी स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशन. सो एक होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, एक होते हैं सब ब्रोकर्स, ये अभी हम बात करेंगे. पेनल्टी फॉर मैचिंग ट्रेड वेदर टेनेबल हेल्ड नो, पेनल्टी फॉर सिंक्रोनाइज ट्रेड एंड सर्कुलर ट्रेड. सो मैं अभी ये समझाऊंगा कि मैचिंग ट्रेड क्या होता है, सिंक्रोनाइज ट्रेड क्या होता है, सर्कुलर ट्रेड क्या होता है. क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि जो मैचिंग ट्रेड है उस चीज़ के लिए जो सेबी ने यहाँ पे सेबी का जो होल टाइम ऑफिसर थे जो इस केस को डिस्कस कर रहे थे, उन्हें जो पेनल्टी लगाई है सुप्रीम कोर्ट का कहना है वो गलत है. जबकि 2 केसेस में और जो पेनल्टी लगी है फॉर सिंक्रोनाइज ट्रेड एंड सर्कुलर ट्रेड जो पेनल्टी लगाई गई है उनका सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो डिसीजन सेबी ने लिया है या जो नेसेसरी अथॉरिटीज ने लिया है डिसीजन वो भी वहाँ पे सही है. बट एक डिसीजन को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चेंज करा है विच इज मैचिंग ट्रेड. नाउ ये मैं बता दूं कि स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, तो आपको पता है आजकल एक जनरल तौर पे अगर मैं समझाऊं फॉर एवरीबडी हु नो एंड डज नॉट नो इन डिटेल,
ऑल्दो कोई हम सिक्योरिटीज एक्ट नहीं पढ़ रहे, बट बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ जिससे हमें क्लियरली समझ में आ जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं। सो आई थिंक वी ऑल नो कि जब हम सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं, सो वी हैव टू हैव अ डीमैट अकाउंट, सो जहाँ पे ऑनलाइन शेयर्स खरीदना बेचना और बहुत सारी और चीजें करी जा सकती हैं वाइल यू आर सिटिंग एट होम और एनीवेयर। अब जो इंडिया है उसके अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हैं और डिपॉजिटरीज भी हैं। सो डिपॉजिटरी बेसिकली या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो डीमैट अकाउंट के रेगुलेशन की तरफ ध्यान देते हैं। सो अब जैसे देखते हैं कि कोटक है, शेर खान है, एसबीआई, आजकल हर बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो डीमैट अकाउंट ओपनिंग की बात यहाँ पे करता है। So anybody who actually organized the opening of the demat account are called as the depository participants, and depositories on the other hand भी हैं, but depository कुछ इसी तरीके से है जैसे कि आप RBI की बात करते हैं। So when you talk about RBI and when you talk about SBI, so SBI is something that public dealing वहाँ से करी जा सकती है, but there is no public dealing at all with the RBI. सो इसी तरीके से दो लोग होते हैं, एक होता है डिपॉजिटरी और एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ हम डीलिंग कर सकते हैं लाइक अ जनरल इन्वेस्टर, बट जनरल इन्वेस्टर कैन नॉट अप्रोच डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिपॉजिटरीज के साथ डीलिंग करते हैं। इन इंडिया दे आर ओनली 2 डिपॉजिटरीज, बट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं। और अब जो यहाँ से मान लीजिए शेर खान जो है या मे बी कोई भी नाम मैं ले सकता हूँ, नो प्रायोरिटी एज सच, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक ब्रोकर्स भी हो सकते हैं। और अगर हमने इनसे लाइसेंस लिया है कि हम इनके प्रोविजंस के हिसाब से लोगों को बात करेंगे और डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे शेर खान में या कोटक में या मे बी और किसी में, सो वी विल कॉल्ड एज अ सब ब्रोकर। सो एक ब्रोकर होगा जो स्टॉक ब्रोकर होगा जो मेन होगा, जब वो लाइसेंस इशू कर देगा और लोगों को, तो आप सब ब्रोकर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। बार बार मैं ये याद दिला दूं आपको कि हम यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज नहीं पढ़ रहे हैं, बट मैं जनरली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है टू बी अ सब ब्रोकर एंड टू बी अ स्टॉक ब्रोकर, बट वो हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सिक्योरिटीज का पूरा चैप्टर नहीं है कोई, तो हम जनरली समझ रहे हैं। सो दैट सबसे पहली क्लास है ये एक सिक्योरिटीज को लेकर, सो हमें पता होना चाहिए कि डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो है वो क्या होते हैं। पता तो आई थिंक हम सभी को है, जस्ट काइंड ऑफ एन ओवरव्यू, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में हमने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा। Now comes the word as matching trade, then synchronized trade and circular trade. So matching trade बड़ा सिंपल है समझने के लिए कि एक स्टॉक एक्सचेंज में कितने शेयर्स खरीदे गए, कितने ऑक्शन पे कितने बेचे गए, जब इसकी कैलकुलेशन करी जाती है तो हम मैच करते हैं। मैच मतलब इतना खरीदा गया, इतना बेचा गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एज मैचिंग। मैच करना कि आज स्टॉक एक्सचेंज में कितने रुपीज का एक्चुअली कारोबार हुआ, कितना खरीदा गया, कितना बेचा गया। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कल के मुकाबले आज जो है उसमें क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ी है या ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम हुई है, दैट इज मैचिंग, दैट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। सिंक्रोनाइज ट्रेड एंड सर्कुलर ट्रेड में सिर्फ इतना फर्क है कि सिंक्रोनाइज बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट मतलब बराबर रखना। सो सिंक्रोनाइज में क्या है कि सुबह आपने 1 लाख शेयर्स खरीद लिए, शाम को 1 लाख शेयर्स बेच दिए। सिंक्रोनाइज करना मतलब आप इन द एंड ऑफ द डे द पोजीशन स्टिल रिमेन द सेम, बट सिंक्रोनाइजेशन मतलब आप सिक्योर, हम इसका डायरेक्टली सर्कुलर ट्रेड से इसको लिंक भी करेंगे, बट सिंक्रोनाइजेशन का बेसिक मतलब यहाँ पे है कि सुबह मेरे पास जो शेयर्स थे उनको मैंने सबको बेच दिया और मैंने शाम को वापस बंद होने से पहले खरीद लिए उतने ही शेयर्स। या उल्टा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि सुबह सारे शेयर्स मैंने बहुत सारे एक कंपनी के खरीदे और शाम होते होते वो सारे शेयर्स बेच दिए, जितने खरीदे उतने ही बेचे, जिसने खरीदे उसने ही बेचे। ये सिंक्रोनाइज है, यानी खरीदना बेचना इज इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सर्कुलर ट्रेड क्या होता है, देखिए एक जनरल इन्वेस्टर के तौर पे अगर मैं बात करूं, हम सब अवेयर हैं बिकॉज वी आर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स, सो इन द एंड ऑफ द डे भले हम ट्रेड ना भी करते हो बट वी आर अवेयर ऑफ द बेसिक फॉर्मेलिटीज। तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत बार आपने सुना भी होगा सर्किट ब्रेकर्स का नाम भी होता है जो स्टॉक मार्केट या सेबी के प्रोविजन से लगाए जाते हैं, बट सर्कुलर ट्रेड थोड़ा इसमें अलग है। इसमें होता है क्या है कि कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है कि हैवी वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में कर रहा होता है, या तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली एग्रेसिवली खरीद रहा होता है या बहुत एक्सटेंसिवली उन शेयर्स को बेच रहा होता है। अगर शेयर्स की आप कह दीजिए जो बाइंग है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है, बहुत शेयर्स बिक रहे हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के, तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं जिन्हें नहीं पता ये ऐसी टर्म्स होती हैं या इसका इफेक्ट क्या है, वो सोचेंगे कुछ यहाँ पे होने वाला है या हो रहा है और शायद कंपनी डिविडेंड तो नहीं डिक्लेयर करने वाली या कुछ कंट्रोल तो नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज सर्कुलर ट्रेड, जहां पे एक्सटेंसिवली या तो खरीदा जाएगा, एक्सटेंसिवली या तो बेचा जाएगा, और ये इसका ऑब्जेक्टिव बोनाफाइड नहीं होगा, इसका ऑब्जेक्टिव मैलाफाइड होगा। मैलाफाइड मतलब ये कि आप दूसरों को ये फील या प्रेटेंड कराना चाह रहे हैं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन और समथिंग इज हैपनिंग, जिसकी वजह से जो बाकी लोग हैं जो नहीं इतना समझते वो तो यार शेयर्स खरीदने लग जाएंगे या शेयर्स बेचने लग जाएंगे। मतलब
बेसिकली एक र्यूमर फैलाने से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं कंपनी की पोजीशन, वो पॉजिटिव में भी जा सकती है, नेगेटिव में भी जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर ट्रेड। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हुई है। 3 एलिगेशंस है, मैचिंग ट्रेड, सिंक्रोनाइज्ड ट्रेड एंड सर्कुलर ट्रेड। इनको लेके अलग अलग तौर पे इंटरप्रेट भी किया गया, हमें इसी को समझने की जरूरत है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिविल अपील नंबर जो ऊपर नंबर्स दिए हुए हैं 2818 ऑफ 2008 जो सेबी एंड किशोर आर अजमेरा के रिगार्डिंग है, with regard to the allegation of indulging in matching trade thereby creating artificial volume। एक पर्टिकुलर नाम artificial volume मतलब कुछ हो नहीं रहा एक्चुअली सच एज सच, बट जानबूझ के इस तरीके के डिसीजंस या इस तरीके की चीजें करी जा रही हैं जिस तरीके से लगे कि हाँ कंपनी में कुछ हलचल है, कुछ हो रहा है। thereafter सेकंड अपील है और उसके साथ जो और भी लोग जुड़े हुए हैं उनके बेसिस पे लिखा है with regard to the indulging in synchronized trade। अब सिंक्रोनाइज क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। तीसरी जो अपील है यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, कंपनी का नाम चेंज हो गया था, नीचे वो नाम भी लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर ट्रेड ऑन द स्क्रिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ वन इंदुमती गौड़ा। तो ये क्या होते हैं, सर्कुलर ट्रेड, सिंक्रोनाइज ट्रेड, मैचिंग ट्रेड, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। In all the above cases, the whole time member of the SEBI imposed penalty which was set aside by SAT. Therefore, SEBI challenged the order of the SAT before the Supreme Court। आपको पता है जो मैंने अभी कुछ पहले भी बताया कि the basic idea is कि SEBI से अगर आप aggrieved हैं so you go to SAT and if you are aggrieved with SAT you go to Supreme Court। ये एक basic information है। जैसे हम further आगे बढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है the question of law arising in this group of appeal is what is the degree of the proof required to hold brokers liable for the fraudulent practice under SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practice and liable for violation of the code of conduct specified in schedule 7 of regulation 9 SEBI stock brokers and regulations। So I don't think so personally कि आपको यहाँ पे कोई रेगुलेशन as such पढ़ने की जरूरत है, ये वो लोग रेफर कर रहे हैं इंटरनली। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपको ना ही सिर्फ केस लॉ बट कुछ और बेसिक एलिमेंट्स भी समझा रहा हूँ जो उससे रिलेटेड हैं। Because in this case law, there is nothing specifically mentioned as to what constitute matching trade, what constitute synchronized trade, what constitute circular trade। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि जिन रूल्स और रेगुलेशन की बात इस पैराग्राफ में हो रही है, which is this paragraph, ये एक्चुअली होते क्या है। बट बात सिर्फ इतनी सी यहाँ पे करी जा रही है कि जब आप ये बात करते हैं, किसी पे कोई इल्जाम लगाते हैं, किसी पे कोई एलिगेशन लगाते हैं, I think in executive we have definitely studied a particular act called as the evidence act, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि एविडेंस होना चाहिए। सो अब कोर्ट ये क्वेश्चन डेफिनेटली अपने सामने रख रहा है कि जब हम किसी भी ब्रोकर पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने स्टॉक मार्केट के रूल्स, रेगुलेशंस और मे बी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं विच इज़ अनफेयर ट्रेड किया है, तो कोई तो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम ये वायलेशन के इल्जाम लगा रहे हैं। और इसी बेसिस पे कोर्ट ने नीचे एक्सप्लेनेशन तौर पे प्रोवाइड किया है कि किन चीज़ों को हम मान सकते हैं कि वो वायलेशन की कैटेगरी में आएंगी, जबकि किन चीज़ों पे हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे बिकॉज वहाँ पे कोई सब्सटैंशियल एविडेंस प्रेजेंट नहीं है। देखिए जब हम एविडेंस की बात करते हैं सो मे बी आई शुड क्लैरिफाई एट दिस पॉइंट ओनली कि एविडेंस कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज सर्कमस्टांशियल एविडेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज हम एविडेंस एक्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट जैसे कि मैंने कहा my actually intention is to explain it to an extent कि जो बहुत ज़्यादा भी ना हो बट इतना भी ब्रीफ ना हो कि आप इसको समझ ना पाएँ, सिर्फ बुक से ही हम पढ़ें, ये भी मेरी इंटेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा भी हम समझें जो कि बुक को, जो कंटेंट बुक में लिखा है उसको समझने में हमारी हेल्प करेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट एविडेंस लाइक इन जनरल मीन्स जो ऐसे कुछ एविडेंस है जो डायरेक्टली ये साबित करते हैं कि ये चीज़ हुई है या फिर ये चीज़ नहीं हुई। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जबकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कुछ क्लियरली तो समझ नहीं आ रहा, पर मान लीजिए एक जो हमें एग्जीक्यूटिव में भी एग्जांपल शायद आपको दिया जाता होगा, उसी का ये कंटिन्यूएशन हो सकता है जो मैं अब बोलने वाला हूँ कि लेट्स से देयर इज अ पर्टिकुलर प्लेस एंड वहाँ पे ए एंड बी खड़े थे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मैं समझा रहा हूँ। इट इज नॉट एन वन एंड द ओनली एग्जाम्पल, दे कैन बी मल्टीपल एग्जाम्पल, बट आई थिंक जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जगह जो बी है उसने ए और बी साथ में खड़े थे, आपस में उन दोनों की लड़ाई हो गई। सी कहीं दूर खड़ा था और उसने देखा ये आपस में कुछ लड़ाई हो रही है और दोनों में फिजिकल असॉल्ट यानी हाथापाई, आपस में हाथ से लड़ाई शुरू हो गई। अब आपस में एक दूसरे को फिजिकल असॉल्ट करने लग गए, मारने लग गए, पीटने लग गए। सी ने ये सारी की सारी चीजें देखी और वो वहां से भागता हुआ जाता है। सो आई थिंक हम ये कह सकते हैं जब और ये डी ने ये सारी चीजें देखी थी, डी ने ये तो नहीं देखा कि ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, बट डी ने ये देखा कि सी वहां से भागता हुआ जा रहा है। इसका मतलब कुछ तो शायद बात हुई होगी, वो या तो पुलिस के पास जा रहा होगा या किसी को बुलाने जा रहा होगा या कुछ तो हो रहा होगा शायद वहां पे।
तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसे होते हैं जो बड़े वीक होते हैं इन इटसेल्फ, बिकॉज भागने का मतलब यही नहीं कि आपने कुछ देखा है, हो सकता है सीखो कुछ जल्दी हो, वो किसी वजह से भाग रहा हो, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए ये वीक होते हैं, ये उतने तो स्ट्रांग नहीं होते जितने कि डायरेक्ट होते हैं, बट फिर भी इनको भी कंसिडर किया जा सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन डिटरमाइनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द केस और इन डिटरमाइनिंग एज टू विच ऑफ द कंटेंट ऑफ द केस इज रियली रिलायबल और अदरवाइज, ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। अब इसी को एक्सप्लेन करते हुए कोर्ट ने अपनी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी हैं। देखा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट प्रूफ ऑफ एन एलिगेशन रिवील्ड अगेंस्ट अ पर्सन मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एविडेंस और as in many cases such proof may have to be inferred by logical process. So inferred by logical process, भले हम यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिख रहे, but we are talking about circumstantial evidence, यानी जो सामने से सिचुएशन देख के हमें समझ में आए, सामने हुआ तो नहीं है हमारे, बट जब हम लोगों की बात सुन रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपको बताया, जो इस वीक पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, तो या तो एक हमारे सामने डायरेक्ट एविडेंस है या फिर कुछ ऐसा जो हम लॉजिकली सोच सकते हैं, बट हमारे पास कोई ऐसी बात प्रूव करने के लिए है नहीं। From the totality of attending fact and circumstances surrounding the allegation made and revealed, while direct evidence is more certain basis to come to a conclusion, yet in absence thereof the court cannot be helpless. तो डायरेक्ट एविडेंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि मैंने कहा कोर्ट का समय कम लगेगा, माइंड कम लगेगा, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डिले है डिसीजन आने में वो भी शायद कम हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगा। इट इज जुडिशियल ड्यूटी टू टेक नोट ऑफ द इमीडिएट एंड प्रॉक्सिमेट। इमीडिएट एंड प्रॉक्सिमेट मतलब पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, साथ में क्या हुआ, सर्कमस्टांसेस बेसिकली। एंड देखिए लिखा है सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द इवेंट्स ऑन विच एलिगेशन आर फाउंड टू रीच एंड दैट वुड appear to the court to be reasonable conclusion therefrom. The test would always be that what inferential process that a reasonable prudent man would adopt to arrive at the conclusion. तो कोर्ट सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस के बेसिस पे बात नहीं करेगा, बाकी चीजों को भी देखेगा। बाकी चीजों की वेटेज कम होगी, अगर डायरेक्ट से ही चीजें क्लियर हो जा रही हैं तो शायद बाकी चीजों में हम आएंगे भी नहीं, बट इफ डायरेक्ट इन इटसेल्फ आर नॉट क्लियर टू एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, तो डेफिनेटली बाकी चीजों को भी देखा जाना चाहिए। अब तीन चीजों के बारे में यहाँ पे बात हुई थी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एक हो रही है मैचिंग ट्रेड, एक हो रही है सिंक्रोनाइज्ड ट्रेड, एक हो रहा है सर्कुलर ट्रेड। तीनों के ही मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। सबसे पहले मैचिंग ट्रेड को लेके यहाँ पे समझाया गया है, जो कि सेबी वर्सेस किशोर आर अजमेरा है। तो यहाँ पे उस सिविल एप्लीकेशन में लिखा गया इज कंसर्न बाय द प्रूफ फैक्ट दैट बोथ द क्लाइंट आर नोन टू ईच अदर एंड वर रिलेटेड एंटिटीज। तो किसी को जानना है, किसी को पहचानना गलत नहीं है, ये बात कहेगी कि ये एविडेंस के तौर पे रखा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। द फैक्ट वर ऑल्सो नोन टू द सब ब्रोकर एंड रिस्पोंडेंट ब्रोकर। तो जो कंपनी है, जो किशोर है, ये एक दूसरे को जानते हैं। सो व्हेन आई से द कंपनी, आई रियली मीन कि जो ये है मेलविका इंजीनियरिंग एंड किशोर आर अजमेरा एक दूसरे को जानते हैं। और ये बात कि किशोर और मेरवेला इंजीनियरिंग जो है वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ये बात जो उनके स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो सब ब्रोकर्स हैं, वो भी जानते हैं। तो इससे भी कुछ खास प्रूव नहीं होती बात जब तक और कुछ सामने ना आए। द क्लाइंट थ्रू सब ब्रोकर हैज एंगेज इन म्यूचुअल बाय and sell in script in question, volume of such trade was significant, keeping in mind the script was illiquid script. तो देखिए थर्ड पॉइंट में कहा गया कि जो क्लाइंट है उसने अपने सब ब्रोकर को एंगेज किया कि वो एक कंपनी में शेयर्स खरीदे, और वो जो स्क्रिप्ट या शेयर्स की खरीदने की बात करी जा रही है वो इलिक्विड स्क्रिप्ट है। इलिक्विड मतलब जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो तीन बातें हमारे सामने आई, जिसमें थर्ड कुछ लॉजिक शायद बन सकता है, बट फर्स्ट एंड सेकंड अपने आप में किसी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ नहीं हमें इशारा कर रहे। तो एक दूसरे को वो कंपनी और इंडिविजुअल जानते हैं, स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर भी ये बात जानते हैं कि कंपनी और इंडिविजुअल एक दूसरे को जानते हैं। फिर यहाँ पे जो क्लाइंट है उसने इंस्ट्रक्शन दी अपने सब ब्रोकर को कि वो जो है उसके ब्याह पे काफी सारे शेयर्स एक कंपनी में खरीदे, और वो शेयर्स ऐसे हैं जिसपे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, जिसको बेच के इजीली पैसे भी नहीं लिए जा सकते। Apart from the above, there is no material to hold either lack of vigilance or bona fide on the part of the sub-broker so as to make respondent broker liable. And irreversible inference of negligence of due care, etc. In our considered view, it is not established even on proof of the primary fact alleged so as to make a respondent broker liable under the Conduct Regulation 1992, as has been held in order of the whole-time director SEBI. According to us, the right reversed in appeal by Security Appellate Tribunal. तो जब सेबी, ये जैसे कि आप जानते हैं जो एक केस चल रहा है दैट इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और इससे पहले ये सैट के पास जा चुका है, जबकि स्टार्टिंग इसकी सेबी के सामने से हुई थी। तो ऐसे कह सकते हैं सेबी से सैट आया, सैट से यहाँ आया। सैट का जो ऑर्डर था वो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया,
इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीज, उस केस में तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात कि जो भी सैट ने बोला था वो एकदम सही है। यहाँ पे ये बात तीन जो रखी गई है, 3-4 बात, ये ठीक है, बट इससे ये तो प्रूव नहीं हो रहा कि किसी भी तरीके से और कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन की यहाँ पे उम्मीद थी, या पैसा किसी का था, या इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी, ऐसी कोई भी बात यहाँ पे प्रूव नहीं हो रही है। 10 जो सैट का ऑर्डर था कि यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ है, वही माना जाएगा। अब जो बाकी दो केसेस हैं विच इज बिटवीन दिस कंपनी एंड अर्लियर नोन, यहाँ पे मोनार्च नेटवेल्थ लिखा हुआ है, जिसका पहले नाम नेटवर्किंग स्टॉक ब्रोकिंग था। जो इन दोनों केस में हुआ है, यहाँ पे वो चीज समझने वाली है और हमें समझ भी आएगा कि एविडेंस किस बेसिस पे इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। इन दीज केस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन द इलिक्विड स्क्रिप्ट, इलिक्विड मतलब वो सिक्योरिटीज, वो शेयर्स जिनको बेच के आप पैसे नहीं कमा सकते। जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स में हम कुछ चीजों की बात करते हैं, कहते हैं भाई ये लिक्विड एसेट्स है, एग्जाम्पल गोल्ड। अब गोल्ड लिक्विड एसेट है, मतलब ये कि गोल्ड आपके घर में पड़ा है या आप चाहें तुरंत जाके बेच दें, कैश आपको दोनों ही कंडीशंस में मिल सकता है। मतलब उसके लिए आपको कोई खरीदार की स्पेशली, जैसे कि लैंड है, तो लैंड इज ऑल्सो एन एसेट बट इट कैन नॉट बी अ लिक्विड एसेट बिकॉज ये तुरंत नहीं बेची जा सकती। आपको पता नहीं बेस्ट प्राइस आज मिले, कल मिले, 1 साल के बाद मिले, या मे बी और समय वेट करना पड़े। बट गोल्ड इज समथिंग जिसके बदले आपको आज ही पैसे मिल जाएंगे, जो भी गोल्ड का मार्केट में रेट होगा उसके हिसाब से, जो कि बहुत फ्लक्चुएट नहीं हो सकता। बट लैंड में तो आप जानते हैं कि जिस तरीके की अभी इकोनॉमी में सिचुएशन चल रही है, बहुत बार लैंड की सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है कि फ्लैट्स बहुत बने हुए हैं बट खरीदने वाले नहीं है। तो कई लोगों ने जो महंगा मकान खरीदा है, डेफिनेटली उनको अगर वो बेचना चाहेंगे तो वो वैल्यू उनको नहीं मिल पाएगी बिकॉज ये मार्केट की डिमांड से रेगुलेट होता है। सो इलिक्विड स्क्रिप्ट मतलब जिनके पैसे तुरंत वसूले नहीं जा सकते। इन दिस केस द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेडिंग इन दिस स्क्रिप्ट इज क्वेश्चन वाज ह्यूज। द एक्सटेंट बीइंग सेट आउट हियर इन अबव coupled with the aforesaid act, what has been alleged and reasonably established is that buy and sell orders in respect of the transaction are made in a span of 0 से 60 seconds। मतलब 0 से 60 seconds लिखूं या 1 मिनट लिखूं, ये एक ही बात है। While the said fact by itself, that is proximate of time between the buy and sell, may not be conclusive in the isolated cases, such an event in a situation where there is a huge volume of trading can reasonably point out to some kind of manipulative exercise with prior meeting of the minds. Such minds as to attract the liability of the broker. Sub-broker may be between the broker and the sub-broker, or the client, or it could be between the two sub-brokers engaged in buy and sell of the transaction. तो यही बात यहाँ पे करी गई कि यहाँ पे जैसे ऊपर वाली केस में हमने देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सैट का डिसीजन ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी इलिक्विड जो है उन्हीं सिक्योरिटीज में ट्रेड हो रहा है। बट वो ट्रेड जो है वो 0 से 60 सेकंड के अंदर हो रहा है। मतलब एक तरफ एक बंदा वो खरीद रहा है, अब ऐसे कह दीजिए कि एक तरफ ए जो है वो सारी सिक्योरिटी जो उसके पास इलिक्विड है, यानी जो बिल्कुल ऐसी है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं करी जा सकती, एक तरफ ए उसको बेच रहा है, दूसरी तरफ प्राइस बढ़ ना जाए घट ना जाए, बहुत चेंजेस ना आए, तो बी तुरंत क्या कर रहा है, उनको खरीद रहा है। ये ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं हो रहा है कि सुबह और शाम में हो रही है या 2-4 दिन के घंटों के गैप में हो रही है, 1 मिनट के अंदर, यानी बेचा जिससे कि कोई और ना खरीद ले, तुरंत आपने खरीद भी लिया। तो ये कोर्ट कह रहा है कि हो सकता है यहाँ पे जो दोनों ब्रोकर्स हैं उनकी मिली भगत हो कि मैं बेचूंगा तुम खरीद लेना, प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क तो आएगा नहीं, आएगा तो आपस में एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। या ये भी हो सकता है कि क्लाइंट ने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दी हो कि तुम ऐसा करो, और क्लाइंट ने एक ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दी है कि ये तुम सिक्योरिटी बेच दो, और एक को ये कहा कि तुम दूसरे ब्रोकर से भी कांटेक्ट कर लो कि वो सारी तुरंत उसी समय सिक्योरिटी खरीद ले, जिसलिए मार्केट में एक मैनिपुलेटिव दौर बन जाए या कुछ ऐसा बन जाए कि कुछ होने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, सब्सटैंशियल चेंजेस आने वाले हैं, और इसकी वजह से लोग क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज खरीदनी स्टार्ट कर दें, और हम क्या करें बाद में फिर बेच के अपना पैसा रिकवर कर लें अलॉन्ग विद द प्रॉफिट और बाहर निकल जाएं। क्योंकि ये कौन सी सिक्योरिटीज है, इलिक्विड सिक्योरिटीज है। वैसे तो ये बिकने से रही, जब तक कुछ इसके अंदर ऐसे चेंजेस नहीं होंगे। अभी ह्यूज का मतलब यहाँ पे क्या है ये तो नहीं एक्सप्लेन किया गया कि वो 1 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं, या कितने हैं और क्या वैल्यू है, ये तो नहीं मेंशन की गई यहाँ पे। बट डेफिनेटली ह्यूज इटसेल्फ मींस कि काफी ज्यादा रहे होंगे, तो ये बात यहाँ पे करी गई है। इट मस्ट बी स्पेसिफिकली टेकन नोट टू हियर इन दैट द ट्रेड इन क्वेश्चन वाज नॉट नेगोशिएटेड ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द बोर्ड सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बोर्ड मतलब सेबी की बात करी जा रही है। A negotiated trade, it is clarified, invokes consequential bargaining involving synchronization of buy and sell, which will result in matching thereout by only permissible parameters which are programmed accordingly. तो इससे पहले कि यहाँ पे कोई और बात हो, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को भी स्पेसिफिकली अपने नोट में ले रहा है कि बोर्ड यानी सेबी जो है वो भी बहुत बार ऐसा कर सकता है कि एक ट्रांजैक्शन बेची जाए और दूसरी खरीदी जाए, पर उसकी अपनी गाइडलाइंस हो सकती हैं इन चीजों को लेके। और डेफिनेटली सेबी ने इन लोगों को यहाँ पे जिन कंपनीज के केस चल रहे हैं, ब्रोकर्स के केस चल रहे हैं, इस बारे में सेबी ने इनको कहीं भी कुछ नहीं कहा था। तो ये
कोई कह नहीं रहा ये बात, बट कोई कह भी नहीं सकता कि सेबी ने ये चीज अलाउड करी है। सेबी ने अलाउड करी हुई है, बट दैट इज अप्रूवल ऑफ सेबी, उसकी अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि यहाँ पे किसी भी तरीके से सेबी ने इनको इशू नहीं करी थी। The conclusion has to be gathered from various circumstances like the volume of the trade। किन किन चीजों को हम देखेंगे कि कुछ गलत हुआ है कि नहीं उनको उस कंक्लूजन में पहुंचने के लिए, कि कितनी वॉल्यूम का ट्रेड हुआ, कितनी जल्दी हुआ, और कितनी जल्दी में तो आप देख सकते हैं 0 से 60 सेकंड। देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है, यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट उसी सिक्योरिटीज का उसी बंदे ने खरीदना और बेचना जो आपस में रिलेशन है और विद इन 0 से 60 सेकेंड्स के बीच में ये कोरिलेशन हो, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और स्पेशली ये भी हम नीचे भी पढ़ेंगे कि 0 से 60 सेकंड में जब ये हुआ तो पेमेंट का कोई हिसाब नहीं हुआ। आपको पता होगा कि ये यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आपको ये पता होगा अगर आपने कभी डीमैट अकाउंट में ट्रेड किया है कि जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे कुछ ज्यादा होती है आपकी लिमिट। मान लीजिए मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया, तो अगर मैं काफी समय से ट्रेड कर रहा हूँ और मतलब 10,000 के एज एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा अमाउंट ले लें, मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, और हो क्या रहा है कि मैं काफी बहुत ट्रेडिंग करता हूं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि मेरी लिमिट 5 टाइम्स 4 टाइम्स कर सकते हैं। भले मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, बट करेंगे क्या वो कि मुझे 4 लाख की लिमिट दे देंगे, कहेंगे 1 लाख है और बाकी लिमिट हमारी तरफ से लो, आप ट्रेड करो। और अगर मैं वो जो बाद में 4 टाइम्स उन्होंने लिमिट दिए पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो एक समय के अंदर वो क्या करेंगे देखेंगे, नहीं तो वो शेयर्स बेच देंगे और जो भी रेसिडुअल होगा, वो जो मेरा 1 लाख रुपए था उससे अब रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि कोई पैसे का सेटलमेंट भी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये भी नहीं था कि आपने 0 से 60 सेकंड के अंदर बेचा और खरीदा तो कोई सेटलमेंट किया हो शाम तक या अगले दिन तक, ऐसी भी कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। और इन सब बातों से जो हम नीचे और भी पढ़ने वाले हैं, इससे ये प्रूव हो रहा है कि आपस में लिंक थे और इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था कि इलिक्विड सिक्योरिटीज उनको किसी तरीके से अपने से निकालना, जिससे कि हमारा जो पैसा है वो फ्री हो सके। और निकालने का बेस्ट तरीका क्या है कि मार्केट में आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट करी जाए, जिससे कि लोगों को लगे कि यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है, कुछ तो बात है जिससे कुछ फायदा होने वाला है, तभी यहाँ पे इतने शेयर्स की खरीदारी या ट्रांजेक्शन चल रही है। The period of persistent in trading in particular script, the particulars of buy and sell, namely the volume, the proximity of time between the two, and the other relevant factors. The fact that the broker himself has initiated the sale on a particular quantity of the script on a particular day, and at the end of the day, approximate equal number of shares script has come back to him. That trading has gone on without settlement of the account, that is without payment, and the volume of the trading in illiquid scripts, all should raise a serious doubt on the reasonable man as to whether the trades are genuine. Explanation की जरूरत नहीं है, बता चुका हूँ। The difference between the violation of code of conduct and FUTP. FUTP अगर आप देखें क्या है, भले यहाँ पे FUTP का यूज भी किया गया है, बट अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे FUTP लिखा हुआ है, which is fraudulent unfair trade practices। तो आप इसको चाहे FUTP कहिए या फिर आप इसको कहिए fraudulent unfair trade practices, एक ही बात है। तो इससे समझ में आ रहा है कि fraudulent unfair trade practices का केस बन रहा है। Would depend on the extent or the persistence on the part of the broker in indulging with transaction of the kind that has occurred in the present case. Up to an extent, such conduct on the part of broker can be attributed to negligence occasioned by the lack of care and caution. Beyond the same, persistent मतलब जानबूझ के trading would show a deliberate intention to play the market. Play मतलब आप समझ गए होंगे कि बेचना खरीदना और इससे कुछ मेरा फायदा हो जाए। The dividing line has to be drawn on the basis of the volume of transaction in the period of time, and the same were indulged in. In the present case, it is clear from all the surrounding fact that there has been a transgression मतलब उल्लंघन हुआ है, violation हुआ है by the respondent beyond the permissible dividing line between the negligence and deliberation. दो अलग अलग बातें हैं, दोनों का रिजल्ट में एक ही है कि नुकसान ही हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो डेफिनेटली हमारी इंटेंशन के बियॉन्ड था। बट नेग्लिजेंस में क्या है कि वो चीज तब हो रही है जब हम नहीं जानते इसके बारे में, हम क्लियर नहीं है कि इसके इफेक्ट क्या होंगे, जाने अनजाने में आप कह दीजिए दैट इज नेग्लिजेंस। डेलिब्रेट मतलब जान के आप गलती कर रहे हैं, आपको पता है कि इसके इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, बट आप कह रहे हैं कि ट्राई करके देख लेता हूँ, क्या पता इसके इफेक्ट्स मेरे फेवर में हो जाएं, दैट इज डेलिब्रेट, जानबूझ के। नेग्लिजेंस इज यू डोंट नो। सो इफ यू डोंट नो कि 0 से 60 सेकंड में आपने शेयर बेचे और उसी 60 सेकंड्स में किसी और ने खरीद कर लिए, दैट इज नेग्लिजेंस। बट अगर जानबूझ के हो रहा है कि मैं बेच रहा हूँ और आसपास ही लोग बैठे हैं जिन्होंने खरीदने हैं, तो दैट इज डेलिब्रेट एफर्ट। तो कोर्ट ने कहा ये डेलिब्रेट एफर्ट है, किसी भी तरीके से इसमें और कुछ इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। So I think with this we have completed the first case law of the securities laws, या आप कह दीजिए securities जो एरिया है चैप्टर 2 का, उसका पहला हमने केस लॉ कवर करा है। Now we have another case law in front of us which talks about NISA Technology Limited and others. Actually ये केस लॉ से कम एक
सेबी की तरफ से बात आई है कि जो कंपनी है नीसा टेक्नोलॉजी, उसने जब डिबेंचर्स का इशू किया है विच इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को सही से फॉलो नहीं किया है। इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस की अगर मैं बात करूं, उन्होंने काफी सेक्शंस यहाँ पे कोट किए हैं, 50, 60, 73, 117, प्लस दे हैव आल्सो कोटेड सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 एंड 2 प्लस सेक्शन 67 सबसेक्शन 3। इन सभी सेक्शंस के बारे में बात करूंगा और डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आप इसको भी सही तरीके से समझ सके। आइए देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, किसने क्या बोला है यहाँ पे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो केस है ये डिसाइड किया गया प्रशांत सरन ने, हु इज द होल टाइम मेंबर सेबी के प्रोविजन के हिसाब से। 2016 में ये केस डिस्कस हुआ है और लिखा गया सेबी जो आईसीडी गाइडलाइंस पहले चलती थी, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, रेड विद सेबी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट 56, इशूड ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, वायलेशन ऑफ द प्रोविजन वेदर कंपनी इज हेल्ड लायबल फॉर द प्रोविजन, हेल्ड एज यस। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि आप जानते हैं डिबेंचर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कन्वर्टेबल हैं, जबकि कुछ होते हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं, विच मीन्स कि कुछ समय के बाद उनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, while obviously the non convertible itself shows कि they are not convertible into anything unless कुछ अलग से स्पेसिफिकली ना मेंशन किया जाए। सो ये कहा जा रहा है कि जो नीसा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है उसने कुछ डिबेंचर्स इशू किए हैं यहाँ पे, जो मैं एक जेनरिक तौर पे आपको बताता हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ अ जर्नल और अ ब्रीफ स्टडी अबाउट इट। तो उन्होंने ये इशू किए हैं कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और सेबी की एलिगेशंस है कि जब उन्होंने ये इशू किए हैं तो कुछ सेक्शंस को उन्होंने वायलेट किया है, और आई थिंक कुछ क्या काफ़ी सेक्शंस ही लिखे हैं यहाँ, तो 56, 60, 73, 117 सी, 4 ये हैं, 2 नीचे भी लिखे हैं विच इज 74 सबसेक्शन 1 एंड 2, एंड सो लिख लेता हूँ 74 सबसेक्शन 1 एंड 2, एंड देयर आफ्टर आई थिंक सेक्शन 67 सबसेक्शन 3। सो इन सबसेक्शंस या इन सेक्शंस के वायलेशन की बात करी जा रही है। अगर एक बार जनरिकली देखें, बहुत डिटेल तो नहीं बट जनरिकली, जिससे कि हमें समझ में आए कि किस तरीके से वायलेशन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के जो प्रोविजन है वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे 56 का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ ऐसी सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हैं, डिबेंचर्स या ऐसा कुछ, तो आपको एक प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, और वो जो प्रोस्पेक्टस होता है वो डेफिनेटली सारी रूल्स, रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को कंप्लाई करके बनाया जाता है। जो प्रोस्पेक्टस होगा, सो ये बात करी जा रही है कि ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस नहीं मेंशन किया गया है, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मेंशन करी गई जो कि एक्ट एंड रूल्स के हिसाब से करी जानी चाहिए। सेक्शन 60 एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि इस प्रोस्पेक्टस को अपने पास नहीं रखना होता, आपको आरओसी के पास फाइल करना होता है, और जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रपोज डायरेक्टर्स हैं, उन सभी के सिग्नेचर्स इस पे होने चाहिए, एंड दे नीड टू गिव अ डिक्लेरेशन की जो भी रूल्स एंड रिक्वायरमेंट है एज रिगार्ड्स टू द प्रोस्पेक्टस ऑफ एनी कंपनी बिफोर मेकिंग एनी पब्लिक इशू, वो सारी की सारी कंप्लाई करी गई हैं, जो कि फिर सेबी का इल्जाम है कि इस कंपनी ने नहीं किया है। सेक्शन 73 यहाँ पे अगर आप देखें तो वो एक्चुअली बात करता है इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग के बारे में, कि इससे पहले आप ये सब करें, आप प्रोस्पेक्टस बनाएं, बाकी सब रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करें, मेक श्योर कि सेक्शन 73 के हिसाब से जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट कराना चाहते हैं उससे आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके रखें कि एक बार आरओसी एंड बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई हो जाएंगी तो ये उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा जाएगा। सेक्शन 117 सी जो है दैट टॉक्स अबाउट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जहाँ पे कंपनी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ट्रांसफर करना होता है, सो दैट रिडम्पशन के दौरान किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। सेबी का ये भी कहना है कि कंपनी ने कोई डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी आज सच यहाँ पे मेंटेन नहीं किया है। ये चारों प्रोविजंस जो हैं विच इज 56, 60, 73 एंड 117 सी, दिस इज एज पर द कंपनीज एक्ट 1956। जब हम बात करते हैं सेक्शन 74 के बारे में, तो ये थोड़ा यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 74 1 एंड 2 एक्चुअली टॉक्स अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013, और इसके अंदर स्पेसिफिकली ये बात लिखी है कि बिकॉज ये 2013 का प्रोविजन है, जैसे कि मैंने अभी कहा, तो यहाँ पे लिखा गया सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 एंड 2 में कि जब भी 2013 एक्ट एप्लीकेबल हुआ है, इससे पहले जिन भी कंपनीज ने किसी भी तरीके के डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे, यहाँ पे एक टाइमलाइन फिक्स करी गई है जिसके अंदर उन्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, कुछ फॉर्म्स वगैरह की बात भी करी गई है। हाउएवर इफ फॉर एनी रीजन वो इतने समय में नहीं कर पाएंगे, 3 महीने की जो भी बात करी गई है, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा और ज़्यादा समय चाहिए इन चीज़ों को लेके, रिडम्पशन को लेके, या मे भी पैसे वापस करने को लेके, या रिपोर्टिंग को लेके किसी भी तरीके की उन्हें एक्सटेंशन चाहिए, तो वो भी सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 एंड 2 के प्रोविजन के हिसाब से वो जब ये, तो याद रखिए जब मैं ये बात कर रहा हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013। पहले के 4 सेक्शन 56, 60, 73, 117, दिस इज कंपनीज एक्ट 1956।
74 is 2013 and section 67 subsection 3 is again Companies Act 1956. तो सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 एंड 2 में यही कहा जा रहा है कि जब भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हुआ है, इससे पहले भी तो कंपनीज एग्जिस्ट करती थी ना 1956 में, तो उस समय भी उन्होंने डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट करे होंगे, तो जो भी उनके पास डिपॉजिट्स वगैरह इन सभी की इन्फॉर्मेशन वो जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से रेगुलेटरी अथॉरिटीज को देंगी। और जैसे कि मैंने कहा, अगर उन्हें कुछ ज़्यादा समय चाहिए अथॉरिटीज़ को समय इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो डेफिनेटली ट्राइब्यूनल से इन सब चीज़ों को लेके एक्सटेंशन मांग सकते हैं। सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि जब आप 50 से ज़्यादा लोगों को किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी ऑफर करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, तो वो पब्लिक इशू माना जाएगा। ये बात हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें कंपनी जो है वो सेबी पे कंपनी जो है वो आरओसी पे इल्ज़ाम लगा रही है कि ये जो हमारा मैटर है सेबी डिस्कस नहीं कर सकता, तो आरओसी जो है वो इस सेक्शन को कोट करके कह रहा है कि सेक्शन 67 सबसेक्शन जो है 3 उसके अंदर स्पेसिफिकली कहा गया कि 50 से ज़्यादा जब आप कुछ भी किसी को इशू करोगे तो वो पब्लिक इशू माना जाएगा। और यहाँ पे जो कंपनी जिन लोगों को ये इशू कर रही है वो 341 पर्सन है, तो ये मुझे लगता नहीं कि बेवकूफ़ी से कम है कंपनी के पार्ट पे कहना कि सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होता। भाई 341 लोगों को इशू कर रहे हो, वो तो ये कहता है 50 से ज्यादा होगा तो पब्लिक ऑफर होगा, तो फिर आप ये ऐसे कैसे कह सकते हो कि पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफर की कैटेगरी में कंपनी जो कह रही है कि पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफर की कैटेगरी में नहीं आएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। तो आपको समझ में आ गया ये जितने सेक्शंस यहाँ पे लिखे हैं एक एक करके हम सभी को, इतना डिटेल यहाँ पे तो नहीं है, इतना डिटेल मतलब सेक्शन का मतलब नहीं बताया हुआ, बट मैं बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्चुअल स्टडीज पे कि जो भी मेरी क्लासेस ले, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, या कोई डेमो भी देख रहा है अगर यूट्यूब पे, तो उसको समझ में आया कि हाँ किस हिसाब से हो रही हैं चीजें, ना कि सिर्फ बस सेक्शन ये है और अपने आप देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। सो लिखा ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड करस्पॉन्डेंट एक्सचेंज बिटवीन सेबी एंड एनटीएल। एनटीएल मतलब ये जो कंपनी है जिसका नीसा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम लिखा हुआ है, और थोड़ा सा इसको मैं नीचे करूं, complaint and additional document received by SEBI and information obtained from MCA 21 portal, IDBI trusteeship, SEBI wide ex party आप सभी को पता है जब एक पार्टी जो है दोनों में से उसकी बात बिने सुने जो है केस डिसाइड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स पार्टी। इंटरिम ऑर्डर सेबी ने पास कर दिया, प्राइमा फेसी ऑब्जर्व द नीसा टेक्नोलॉजी हैज एंगेज इन द फंड मोबिलाइजिंग एक्टिविटी फ्रॉम पब्लिक थ्रू द ऑफर एंड इशू ऑफ NCD which is non-convertible debentures and violated the provision of all these sections जो मैंने लिखा है ऊपर, and the provision of SEBI ICD जो guidelines हैं ILDS guidelines which is issue of listing debt securities, इसको भी इन्होंने violate किया। तो ये sections जो Companies Act के थे जिनके violation हो रहे हैं, over and above that जो debentures को issue करने के guidelines हैं वो भी इस कंपनी ने violate किया है। और कंपनी का कहना है कि नहीं हमने कोई भी वायलेशन किया नहीं है और सब गलत है ये तो आप जानते हैं कि चोर तो कभी नहीं कहता कि वो चोर है। तो अब यहाँ पे फिर कहा जा रहा है सेबी की तरफ से कि एनसीडी जो है जो भी कंपनी ने पैसा लिया था शायद 5.96 करोड़ है, उसको 15% इंटरेस्ट के साथ जो कंपनी है वो वापस करे। इंटरेस्ट का हम नीचे पढ़ेंगे कि इतने समय में नहीं वापस होता तो और सीवियर एक्शन लिए जा सकते हैं। इन द प्रेजेंट केस द कंपनी हैज ऑफर्ड एंड अलॉटेड 341 लोगों को एनसीडी दिया है जिससे कि उन्होंने 5.96 करोड़ रुपीस इकट्ठा किए हैं। कंसिडरिंग द नंबर ऑफ पर्सन टू होम एनसीडी वर ऑफर्ड एंड इशूड, आई मतलब ये जो अगर देखें आई का मतलब यहाँ पे ये है विच इज प्रसाद सर एंड जो कि होल टाइम मेंबर हैं सेबी के बेहाफ पे केस डिसाइड कर रहे हैं, उनका इसीलिए आई का वर्ड यूज किया गया इंस्टेड ऑफ वी। सो आई कंक्लूडेड दैट द कंपनी मेड अ पब्लिक इशू ऑफ एनसीडी, क्योंकि भाई 50 से ज्यादा लोगों के अगर आप इशू करते हैं तो वो पब्लिक इशू है, और यहाँ तो 341 को हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक इशू नहीं था। The company has contended that NCD was treated as deposit by ROC, therefore SEBI would not have jurisdiction in the matter. In this regard, I note that company via letter dated November this had admitted issue of NCD. Further, ROC noted dated July 7, 2015 also mentioned about NCD of 5.96. The allegation of ROC is that company failed to pay the interest on such NCD and pay back the money collected under NCD in violation of section 71 subsection 1 and 2. अब सेक्शन 71 1 एंड 2 क्या है भाई, मैंने बता दिया कि जब भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल में आया है
इससे पहले यानी 1956 के हिसाब से जिन कंपनी ने भी बाजारों से पैसा इकट्ठा करा था, शेयर्स, डिबेंचर, किसी भी सिक्योरिटी के फॉर्म में, वो सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे नए एक्ट के हिसाब से करनी शुरू करें। अगर उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत है, एक्सटेंशन ऑफ द टाइम चाहिए, तो वो ट्राइब्यूनल को बताएं और उसके बेसिस पे यहाँ पे फैसला लिया जा सकता है कि उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा कि नहीं। बट मेरली इन्होंने तो बताया ही नहीं, तो ये भी कहा जा रहा है एक तरफ से कि इस कंपनी ने तो कोई सेक्शन 74 के प्रोविजन को कुछ समझा ही नहीं, बताया ही नहीं नए एक्ट आने के बाद कि भाई हमारी कितनी बाजार में पैसे देने हैं हमने या क्या हिसाब किताब है, कुछ नहीं बताया जब तक कंप्लेन फाइल नहीं हुई। सेक्शन 67 जो है वो पब्लिक इशू के बारे में बात करता है कि 50 से ज्यादा जब आप इशू करते हैं तो वो पब्लिक इशू माना जाएगा, और कंपनी कह रही है पब्लिक इशू नहीं है, तो ये डेफिनेटली गलत है क्योंकि 341 लोगों को कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं। In view of the same, the company have admittedly issued debentures in public under jurisdiction of SEBI, क्योंकि पब्लिक इशू सारे के सारे सेबी के प्रोविजन के हिसाब से गवर्न होते हैं। Section 56, 60 and 73 are required to be complied with by the company making public issue. In addition to the above, company has mandated to comply with section 117. 117 तो खैर तभी अप्लाई होगा जब आप डिबेंचर इशू करेंगे, क्योंकि ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की बात करता है। बहुत डिटेल में ना भी जाऊं तो ये हम सभी को पता है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कंपनी की हेल्प करता है कि जब उसको डिबेंचर्स होल्डर्स का पैसा वापस करना है तो उसको फ्रेश कहीं से पैसे लाने की जरूरत नहीं है, जो उसके प्रॉफिट से उससे सर्टेन पोर्शन हर समय इस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जमा किया, उसी से पैसा निकाल के दिया जा सकता है। तो एकदम से कंपनी की फाइनेंशियल जो हेल्थ है उस पर बर्डन नहीं आता। एंड द प्रोविजन ऑफ ILDS, ILDS क्या है ये ऊपर हमने बात भी करी, ये यहाँ पे लिखा है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, तो ये भी कंप्लाई कंपनी ने नहीं किया। An issue of entity, these provisions have been allegedly not adhered by the company. Before making a public issue of NCD, the company had to compulsorily list such securities in compliance with section 71, जो मैंने बताया कि भाई इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना स्टॉक एक्सचेंज का जरूरी है। ये मैंने ऊपर सेक्शंस लिखे हैं, कोई डाउट हो तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। 71 लिखा है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको लेना पड़ता है, इससे पहले आप प्रोस्पेक्टस और ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग तैयार करें, क्योंकि पब्लिक इशू में लिस्टिंग तो होनी है ना भाई। अब लिस्टिंग होनी है तो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे होगी। अब स्टॉक एक्सचेंज पे ये थोड़ा कि सब फाइनल करने के बाद हम स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे, पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इन प्रिंसिपल मतलब बेसिक अप्रूवल लेके रखा हुआ है कि जब बाकी फॉर्मेलिटीज ओके हो जाएंगी तो हम आपके पास आएंगे, आप हमारी सिक्योरिटीज प्लीज लिस्ट कर दीजिएगा। तो कंपनी ने वो भी किसी तरीके का कोई कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया है। A company making a public issue cannot choose whether to list the securities or not, as it is a mandatory requirement under the law. Section 73 of the Companies Act, a company is required to make an application to one or more recognized stock exchange for permission of shares to be offered to be dealt in stock exchange. और इसी को फर्दर बताते हुए, as the company failed to make the application for listing of such securities, the company had to forthwith repay the money collected from the investor under NCD, क्योंकि भाई कंपनी ने, अगर हम ये देखेंगे कंपनी ने क्या प्रोविजन फॉलो किए हैं वो तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं हो रहा, जो नहीं फॉलो किए हैं वो इतने सब्सटैंशियल हैं कि उसके सामने अगर कंपनी ने कुछ प्रोविजन यहाँ फॉलो भी किए होंगे एज टू वैल्यूएशन, एज टू प्रोस्पेक्टस में क्या मेंशन है वो कितना सही है गलत है, तो वो भी एक्चुअली ओवर रूल नहीं कर सकता, क्योंकि वॉयलेशन कहीं ज्यादा है। और ना कि सिर्फ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का है, बट डिबेंचर्स की जो इशूइंग की गाइडलाइंस है उसका भी इन्होंने वॉयलेशन किया है। इसलिए सेबी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इन्वेस्टर का पैसा लौटाओ, क्योंकि जब कंपनी अभी तो पैसा लिया है तो ऐसा कर रही है, जब पैसा वापस देने की बारी आएगी, और वापस देने में भी हमने देख लिया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये नहीं कि पैसा कम है, कुछ है ही नहीं कंपनी के पास, तो कंपनी कहां से कुछ कर पाएगी। और कहा गया अगर कंपनी ने 8 दिन के अंदर रीपेमेंट नहीं करी, after the company becomes liable to pay, the company and every officer liable to pay the interest at such rate. The liability of the company to refund the public funds collected through offer and allotment of securities continued, and such liability would continue till repayment is made. तो कंपनी को जल्दी से जल्दी पैसे देने की पैसे देने के लिए वापस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, और कंपनी को कहा जा रहा है जिस दिन भी पैसा ड्यू होता है उसके 8 दिन के अंदर आपको पैसा देना है। पर यहाँ पे फिर ये बताया गया कि कंपनी उन पैसे उस समय के अंदर वापस नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, as the amount mobilized to the issue of NCD have not been refunded within the time period as mandated under the law, it would therefore appropriate to levy an interest of 15% as provided for the above read section 4D या rule 4D of the company central government general rules on the amount mobilized by the company through the offer and issue of NCD from the date when the same was liable to be repaid till the date of actual payment to the investor. तो जिस तरीके से हम बुक्स में बहुत बार पढ़ते हैं कि सेबी जो है वो एक तरीके का वॉच डॉग है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल इन्वेस्टर काम करता है, तो यही सेबी ने दिखाया भी यहाँ पे
कि भाई पैसा वापस करो, और कहीं भी अगर कुछ भी दिक्कत करी तो पैसा तो वापस करना ही है, 15% इंटरेस्ट भी देना, और ये 15% इंटरेस्ट तब तक लगेगा जिस दिन से आप लायबल थे पैसे देने के लिए, और जब तक आप पैसे दे नहीं देते तब तक आपको हर दिन 15% इंटरेस्ट के हिसाब से बात करनी होगी। 117C के बारे में बात करें, द कंपनी इशू डिबेंचर, इट क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडम्पशन to which advocate amount shall be credited from the profit every year until debentures are redeemed. There is no record to suggest that company has created, जो मैंने कुछ देर पहले कहा, कम या ज्यादा होना एक अलग बात है, वो भी गलत है, कम क्यों है वो भी गलत है, बट यहाँ तो कुछ और ही बात है, कंपनी ने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नाम की कोई चीज क्रिएट ही नहीं करी है। तो इससे सोच लीजिए कंपनी कंप्लायंस को लेके कितनी सीरियस होगी। ये तब की बात है जब अभी सब डिबेंचर्स की रिडम्पशन की बारी नहीं आई है, पर मतलब अगर ऐसी कंपनीज देखिए, ये एक है जो हम देख पा रहे हैं, ऐसे कितने ही नॉन कंप्लायंस होते हैं और फिर लोग कहते हैं भाई कंपनी सेक्रेटरी की क्या जरूरत है। ये जरूरत है, जनरल इन्वेस्टर जो है उसको भी देखना चाहिए कि कंपनी सेक्रेटरी इतना की इंसान है कि ये जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो की रिक्वायरमेंट है उससे बेटर कोई जान नहीं सकता। तो बहुत जरूरी है, और आई थिंक अभी तो कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा भी था, ये आ गया है कि हर वो कंपनी जिसमें कंपनी सेक्रेटरी की पेड अप शेयर कैपिटल जो आप जानते हैं कि रिक्वायरमेंट है, 2 महीने के अंदर सारी कंपनी को कहा जा रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करो। ये बहाने मत दो, कंपनी को कहा जा रहा है MCROC की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहाने देना बंद करिए, क्योंकि कंपनी बहाने देती है कि कंपनी सेक्रेटरी मिल नहीं रहा है हमें, हमारी क्वालिफिकेशन को मीटअप नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 2 महीने के अंदर हर कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वेस्टेड थ्रेशोल्ड के ऊपर है, सारी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना। ये सब बातें जो हैं ये बताने का कोई लॉजिक नहीं होगा, अगर नहीं करते हो तो सीवियर पेनल्टी के प्रोविजंस अब लगा दिए जाएंगे। और फाइनली इन द कंक्लूजन ये लिखा गया, फ्रॉम द फॉरगोइंग आर कंक्लूड दैट कंपनी फेल्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, जो ऊपर मैंने लिखा है, in respect to the offer and issue of NCD and a first aid provision of ILDS regulation and therefore liable to suitable action under Companies Act. So I think ये केस लॉ भी आपको समझ में आया होगा। और okay, so the next case law that we have to discuss is between SEBI and OP Stock Link Limited। ये केस लॉ है जो बात करेंगे हम बेनामी ट्रांजेक्शन्स को लेके, उसके ऊपर ये केस लॉ बनाया गया है। 2 जजेस की बेंच ने इसको डिसाइड किया है, अनिल आर दवे एंड आर बनुमती। ये डिसाइड हुआ इन द ईयर 2016, सो अगेन क्वाइट रीसेंट। आई थिंक सिक्योरिटीज जो हम केस लॉ पढ़ रहे हैं, ज्यादातर केसेस अभी तक जो हमने पढ़े हैं, आई मीन बहुत ज्यादा तो कवर नहीं करा है सिक्योरिटीज का पर्सपेक्टिव अभी, बट जो हमने कंपनीज एक्ट के, मैंने काउंट नहीं किए, करूंगा काउंट, बट आई थिंक मेरे हिसाब से अगर वहाँ 50 केस भी होंगे, 50, 55, 60 जो भी केस होंगे वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उससे कहीं रीसेंट और क्वाइट रीसेंट केसेस सिक्योरिटीज के अंदर कवर कराए जा रहे हैं। सो दैट इज रियली वेरी गुड। सो यहाँ पे जिस सेक्शन को कोट किया गया लिख लेते हैं, क्योंकि सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। 15Z concerning of cornering of the shares in IPO through Benami Demat account, Supreme Court upheld the penalty and punishment imposed by SEBI on the अर्निंग स्टॉक ब्रोकर्स, मतलब वो स्टॉक ब्रोकर्स जिन्होंने गलत काम किया, जिन्होंने अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से नहीं निभाया है, सेबी ने उन पे पेनल्टी लगाई है। और आप जानते हैं कि सेबी से रास्ता डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, यहाँ पे एक इंटरवीनिंग अथॉरिटी है जिसका नाम है सैट, और सैट से ही आप सेबी जो है वो आप जा सकते हैं। जनरली जब हम सैट से ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो ये चीज हमें समझनी होगी, जब हम सुप्रीम कोर्ट पे जाने की बात करते हैं तो आप जानते हैं देयर आर 2 थिंग कॉल्ड एज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो जनरली जब हम जाते हैं, कहते हैं कि भाई 15Z जो है वो इवन स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात करता है कि अगर कोई भी एनी इंडिविजुअल और एनी अदर एंटिटी व्हिच हैज बीन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, दे हैव द राइट कि अगर उनका जो भी डिस्प्यूट है दैट रिलेट्स टू द क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स में स्यू मोटो तो देखिए कुछ भी कर सकता है, बट ये कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं कि आप भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं। ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ अगर डेज की बात करें तो यहाँ पे डेज की रिक्वायरमेंट है जो कि 60 डेज है। और जैसे कि आप जानते हैं, जो हमने इवन पहले भी बात करी है कि एनीबडी जो 60 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट रखता है सैट की ऑर्डर्स की कॉपी रिसीव होने के बाद, अगर नहीं जा पा रहा है 60 डेज के अंदर, तो यू नेवर नो कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि जो भी आपके ग्राउंड से कि आप क्यों नहीं आ पाए यहाँ पे 60 डेज के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट आपको एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पे एलोकेट कर सकता है ऑन द रीजनेबल कॉज बीइंग शोन। ये चीजें एक्सटेंड भी की जा सकती हैं। तो 15Z सिर्फ इतनी बात करता है सेबी के प्रोविजन के हिसाब से कि सैट का कोई भी ऑर्डर सेबी में चैलेंज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, 60 डेज के अंदर चैलेंज किया जा सकता है।
अब जैसे कि हमेशा करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़े इससे पहले एक बार जनरली समझ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। सो यहाँ पे दो बातें हो रही हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, और इसको केस को पढ़ने से अपने आप ही बहुत क्लियर हो रहा है कि जो भी सेबी ने डिसीजन लिया था वो एकदम सही था। पर यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने सैट को बोला है कि जब भी तुम डिसीजन लेते हो भाई, कोई भी अथॉरिटी डिसीजन लेती है, ट्राइब्यूनल है, तो कुछ पावर सोच के ही तुम्हें ट्राइब्यूनल या आपको ट्राइब्यूनल अपॉइंट किया गया है। तो कोई रीजंस तो होने चाहिए ना कि क्यों मैं हाँ कह रहा हूँ, क्यों मैं ना कह रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्ट का मैटर है, ये कोई एक प्राइवेट लाइफ नहीं है कि जो आप चाहें वो आप करें, ये एक जनरल इंटरेस्ट का मैटर है। तो सेबी के हिसाब से उसके डिसीजन थे कि उसने क्यों पेनल्टी लगाई है, तो क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक है, क्या एक्चुअली एनालॉजी है इन सब चीजों के पीछे। बट जब सैट ने सेबी के डिसीजन को पूरा रिजेक्ट कर दिया और बता दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, सेबी जो कह रहा है सब गलत है, तो आपने कोई रीजन एज सच नहीं दिए यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इस बेसिस पे सैट का डिसीजन वापस नहीं कर रहे हैं, सेबी का डिसीजन नहीं मान रहे, या मैं ऐसे कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सैट का डिसीजन है हम इसलिए रिवर्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन, उन्होंने कोई एक्चुअल रीजन नहीं लिखा कि वो जो कह रहे हैं वो सही क्यों है, वो गलत क्यों है। हमें कोई सेबी से हमें कोई किसी प्रोविजंस के जो सेबी के जो भी उसने डायरेक्शन इशू किए हैं उससे कोई अलग से कोई बात नहीं है, बट सिर्फ इतनी सी बात है कि जो उसने डिसीजन लिया उसके फैक्ट्स हैं, उसके रीजंस हैं, जबकि सैट की तरफ से ना कोई फैक्ट है ना कोई रीजन है, सिर्फ एक डिसीजन है। और जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेफिनेटली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, तो वो ये इनजस्टिस नहीं होने दे सकता। कोई रीजन होते तो शायद उन पे आर्ग्यू होता, बट जब कोई रीजन ही नहीं है सैट के पास तो मेनली डिसीजन चेंज करता है इज नॉट द ऑप्शन। तो यही बात यहाँ पे कही भी गई है। फर्दर थोड़ा सा और अगर जनरली बात बताऊं, यहाँ पे कुछ कंपनीज के आईपीओ को लेके बात करी गई है। आपको पता है कि जब भी आजकल जो शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं वो डीमैट अकाउंट के थ्रू होते हैं, डीमैटलाइजेशन। देयर वाज आल्सो अ थिंग व्हिच इज अपोजिट टू डीमैट कॉल्ड एज रीमैट। रीमैट में क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं जब आप उनको फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं इट इज कॉल्ड एज रीमैट। जब फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज डीमैट। सो रीमैट तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि आजकल का जो दौर है, आजकल का जो समय, इट ओनली एंड ओनली टॉक्स अबाउट डीमैटलाइजेशन। सो यहाँ पे उसी के बारे में बात भी करी गई है। और जिस कंपनी के रेफरेंस पे यहाँ पे बात करी गई है, जेट एयरवेज का रेफरेंस लिया गया है कि जेट एयरवेज का जब मार्केट में आईपीओ आया तो काफी सारे डेफिनेटली लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किया, और यहाँ पे कहा गया कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट होल्डर्स जो थे उनसे उनके डीमैट के थ्रू ये शेयर सब्सक्रिप्शन हुआ। अब जब ये अलॉटमेंट हो गया तो देखा गया, अभी हम पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, बट अभी बेसिक समझ रहे हैं। जब वो इशू क्लोज हो गया तो देखा गया उसके कुछ ही दिनों के बाद ये सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो सब बंदे ने जो अलग अलग नाम से डीमैट अकाउंट थे, कितने थे ये तो नहीं मेंशन है यहाँ पे, बट मैं ऐसे कहूँ कि मान लीजिए एक डीमैट अकाउंट था ए के नाम से, बी के नाम से, सी डी ई एफ जी एच, काफी सारे थे, सो ऑन सो फोर्थ। बट इतना ही बताना काफी है कि ये जो आप देख रहे हैं 7 डीमैट अकाउंट ऑलमोस्ट, और भी थे, बट जो 7 के साथ इन्होंने क्या किया, जैसे इशू क्लोज हुआ उसी के बाद कुछ तो उस समय कुछ इनमें से जो थे उन्होंने इशू ओपन होने से पहले, कुछ इशू के दिन, और कुछ जब इशू क्लोज हो गया, सारे के सारे एक बंदा था एक्स, उसको ट्रांसफर कर दिया सभी लोगों ने। तो ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये तो क्लियरली ये एक बोगस ट्रांजैक्शन है। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी एक को फायदा पहुंचाना है, जबकि जो बाकी हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो तो बेचारे एक तरीके से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पर उनके हाथ तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये जो था मेजॉरिटी तो इन्होंने अलग अलग खरीद ली। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक शेयर होल्डर के तौर पे कहते हैं कि मुझे कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर चाहिए और ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है इशू, तो आपको 10,000 नहीं मिलेंगे, इससे कम मिलेंगे। बट अगर यही चीज आप ऐसे ना करके आप 100 डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं और सबसे 100 मंगवाते हैं, तो आपको चांसेस ज्यादा है कि आपको मिल पाए कुछ पोर्शन। तो यहाँ पे यही कहा गया कि जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, इन शॉर्ट बेसिकली उनका इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं रखा गया, क्योंकि ऐसे लोग थे जहाँ पे जिनको जरूरत भी नहीं थी, आप कह दीजिए किसी और के नाम पे ट्रेड कर रहे थे, उनके बिहाफ पे उन्होंने शेयर्स खरीदे, जबकि जो जनरल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उनके हाथ में इस इशू में कुछ ज्यादा नहीं लगा। दूसरी तो पहला रीजन ये था कि सब एक सारे के सारे शेयर्स एक ही बंदे को ट्रांसफर हुए। फिर दूसरा रीजन ये भी दिया गया जो बड़ा इंटरेस्टिंग अपने आप में, कि जो वैल्यू थी इन सब के ट्रांसफर करने की वो भी एक ही रखी, मतलब ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा, कुछ भी ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली एक वैल्यू रखी गई। तो ये एक और सस्पेशन एरोज करता है। थर्ड रीजन जो अपने आप में बहुत ज्यादा सस्पेशन एरोज करता है वो है एड्रेस। जितने भी डीमैट अकाउंट होल्डर्स है जिन्होंने इस बंदे को शेयर दिया, सबके एक ही एड्रेस है, ना किसी का एक मकान छोड़ के था, ना एक मकान पहले था, ना एक बिल्डिंग या एक फ्लैट कहीं कुछ पहले और बाद में, सबके एक एड्रेस। और जब सुप्रीम ये जब केस मैटर पहुंचा सैट के सामने, सेबी के सामने, तो जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सेबी के ऑफिशियल से करनी शुरू करी, तो आधे से ज्यादा डीमैट जो अकाउंट होल्डर थे उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट बंद कर दिया।
तो और पता भी नहीं चल रहा वो है कौन नहीं है। तो इससे क्लियरली साबित होता है कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन का मामला है, विच इज जानबूझ के ऐसे लोगों के नाम पे अकाउंट खोले गए जो बोगस हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और बेसिकली इंटेंशन यही थी कि किसी एक इंसान को फायदा पहुंचाना है। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रहा है जो सेबी ने डिसीजन लिया था वो एकदम सही है, क्योंकि सेबी ने यही कहा था कि ये गलत है ट्रांजेक्शन, जबकि सैट कह रहा है नहीं ये ट्रांजेक्शन ठीक है। अब सैट ने, जो मैंने इवन कुछ देर पहले भी कहा, सैट ने कोई रीजन नहीं दिया कि ये क्यों सही है। सही है होगा, ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो सेबी के डिसीजन को पलट सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट ला सकता है, ऑल्टरेशन, बट कोई रीजन तो होना चाहिए ना, क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट एविडेंस। आप नहीं एविडेंस देंगे तो देखिए चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जो सैट का डिसीजन है वो गलत है क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, आइए देख लेते हैं। लेकिन दे आर द केसेस विच रिफ्लेक्ट द मैनर ऑफ गेटिंग एक्सेसिव नंबर ऑफ शेयर्स इन इरेगुलर मैनर विच वुड अफेक्ट द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वो लोग जो काफी कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, who are the person relatively less means and who desire to invest in the hard-earned money into the shares of the company, whereby they also make an effort to participate in the progress of the economy. We are concerned with the issue of shares in the nature of IPO made by Jet Airways Limited and IDFC, which is Infrastructure Development Finance Corporation, which has been oversubscribed. जैसे कि मैंने यहाँ पे भी जब ये एग्जाम्पल दिया था आपको तो ये बताया भी था ओवरसब्सक्राइब का मैटर। जब भी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। प्रो राटा का मतलब क्या है कि अगर आपने 1000 शेयर्स मांगे हैं तो मैं ये तो नहीं कहता आपको कितने मिलेंगे, बट डेफिनेटली 1000 नहीं मिलेंगे। डिपेंड करेगा प्रो राटा कितना जो हमारा इश्यू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, उसके बेसिस पे प्रो राटा का जो रेशियो होगा वो डिटरमाइन होगा। और ये तभी होगा जनरली जब कंपनी की गुडविल अच्छी होगी या कंपनी के अंदर कुछ ऐसा आप कह सकते हैं दम होगा, विच इज कंपनी के अंदर पोटेंशियल होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये सब उल्टा है तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। हम बेचने गए थे, एज एन एग्जांपल 100 शेयर्स बेचने गए थे और खरीदने वाले वहां पे 10, 15, 20, 30, 50 लोग आए, तो वो दैट इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे खैर कंपनी के नाम से समझ में आ रहा है जेट है और आईडीएफसी है तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। Investigation were made by the official of SEBI, and in pursuance of the said investigation, it was revealed that in the matter of the IPO of the aforesaid two companies, shares were meant for RII had been cornered through hundreds of benami financial या fictitious demat account holders. So were meant for retail individual investor कि थोड़ा थोड़ा सब लोगों को मिले शेयर्स, बट क्या हुआ कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट खोले गए बोगस नाम पे, बेनामी। बेनामी मतलब जिनका एक्चुअली कुछ भी नाम रखे जा रहा है, बस उस नाम से वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे नाम पे डीमैट अकाउंट खोले गए और बहुत सारे शेयर्स उन डीमैट अकाउंट होल्डर्स को दे दिए गए जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो क्या कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट केवाईसी, आप डीमैट अकाउंट खुलवाने जाइए कितनी जगह सिग्नेचर होते हैं, एक बैंक पे लोन लेने जाइए कितनी जगह सिग्नेचर्स होते हैं। मैं और आप अगर जाएंगे, अगर यही कोई बड़ा इंसान विजय माल्या जा रहा है तो एक सिग्नेचर नहीं कराते क्या ये लोग, ऐसे ही लोन दे देते हैं? क्योंकि उसके बाद एसेट्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं 100 रुपए के एग्जाम्पल के तौर पे लोन दे देते हैं 500 रुपए का। हमारे पास एसेट्स होते हैं 100 रुपए के, हम 4 चक्कर लगाते हैं तो भी 80 रुपए का लोन नहीं देते। भाई 80% के आसपास का वैल्यूएशन का हिसाब होता है, बट 80% मान के चलिए लोन मिलता है। हमें उतना भी नहीं मिलता जितना लेजिटिमेटली मिलना चाहिए, और किसी को उतना मिल जाता है जितना उसके एसेट से कहीं ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने ये केस यहाँ पे पूरा कवरेज, शायद कोर्ट्स का कंटेंट लिमिटेड रखना चाहते हैं जो भी है, बट उस एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं किया गया। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या कर रहा था, सेबी को वहां पे भी पेनल्टी लगानी चाहिए, बट मेरे हिसाब से जहां तक मैं जानता हूं इस केस में सच कहीं कुछ लिखा नहीं है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का लाइसेंस कैंसिल करो, सब ब्रोकर जो भी है उसके अगेंस्ट भी तो एक्शन लोगे। उसने क्या किया यहाँ पे, उसने डॉक्यूमेंट केवाईसी क्यों नहीं चेक किए? हाँ अगर ये है, मैं मान के ये इतना कहने के बाद ये भी कह दूं, क्योंकि बाद में जो भी है वो बात की बात होगी कि यहाँ पे नहीं लिखा, पर हो सकता है ये बात हो सकती है कि जो लोग थे जिनका डीमैट अकाउंट जो था उसके बेसिस पे ये बात भी करी जा सकती है कि भाई जो डीमैट अकाउंट जो आए थे खुलवाने, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए वही फ्रॉड थे, तो फिर एक अलग हो सकता है। बट फिर भी मतलब वो हमारे घर पे साइन कराने आते हैं, हम तो देखते हैं ना डीमैट अकाउंट खोलने से पहले कि भाई कौन है बंदा, किसका डीमैट अकाउंट हो रहा है, और अटेस्ट वगैरह भी कराते हैं। तो कहीं ना कहीं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मुझे भी यहाँ पे फिशी रोल लग रहा है, बट यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया। आइए बात करते हैं। एज आप तो ये कहोगे कि सर एक तो इतना कोर्स ज्यादा है और आप ऊपर से अपना और जजमेंट दे रहे हो, अगर इसमें और ये भी 1 पेज का केस लो, अगर आपकी जजमेंट मान लेंगे तो ये तो और 2-3 पेजेस का हो जाएगा, तो आप चुप ही बैठो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कह सकते हो शायद। As modus operandi was quite similar in application for shares made in respect of both companies and party concerned are common, we have referred to the issue of Jet Airways. It was found by the SEBI that the respondent in the appeal number 20,
before SAT has received 12,053 shares, out of which 3,272 were transferred before the day of listing the company with stock exchange, 3,598 were transferred on the day of listing और 5,183 were transferred after the date of listing. जो मैंने कुछ देर पहले बताया कि टोटल 12,053 शेयर्स इन डीमैट अकाउंट होल्डर्स को मिले जो बेनामी थे और अलग अलग पर्सन में एक दिन पहले उस दिन जिस दिन लिस्ट हो रहा था और उसके अगले दिन ये सारे शेयर्स जो थे वो दे दिए गए, ट्रांसफर कर दिए गए. द शेयर्स वर परचेज फ्रॉम मार्केट वर परचेज ऑफ मार्केट क्योंकि ऑनलाइन होता तो पता चल जाता. From for 553 demat account holders who had been allotted shares of the said company, the share of the company was listed on 14 मार्च. तो ये जो 12,053 शेयर्स की बात करी गई है तीन सीक्वेंस में, बिफोर द डेट, ऑन द डेट एंड आफ्टर द डेट, और ये जिन लोगों ने खरीदे हैं वो 553 डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका नाम तो डेफिनेटली यहाँ नहीं है, कोर्ट के सामने रखा गया होगा, बट इन लोगों ने ये खरीदा है. अब यहाँ पे और देखिए, द साइड 553 डीमैट अकाउंट होल्डर सोल्ड द शेयर टू द सेड रिस्पोंडेंट एट द रेट, सभी ने, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं भाई 1200 में दूंगा, मैं 1100 में या 1000 में, सारे के सारे ने 1170 पे दिया. तो द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड शेयर्स वर मच मोर देन 1170 पर शेयर. द सेड शेयर्स वर देयरआफ्टर सोल्ड बाय द सेड रिस्पोंडेंट टू द हायर प्राइस. अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द these 553 डीमैट अकाउंट होल्डर वर नॉट जेन्युइन पर्सन, थे ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. तो इसी चीज को देते हुए सेबी ने क्या किया, केम टू द कंक्लूजन दैट डीलिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट वर नॉट फेयर एंड इन वायलेशन ऑफ द एक्ट एज वेल एज रेगुलेशन इम्पोज पेनल्टी ऑन द रिस्पोंडेंट. बट जब ये सैट को गई तो सैट ने भाई कह दिया कि सेबी गलत है. फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं बचा, 15Z तो है ही है, उसके बेसिस पे जो लोग थे वो अब चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास और उन्होंने सैट का डिसीजन जो है वो चैलेंज कर दिया. वी डू नॉट फाइंड any substance in the summation made on behalf of the respondent to the effect that the price of the shares of Jet Airways paid by the respondent to the demat account holder were reasonable. तो कोर्ट कह रहा है भाई हमें नहीं लगता, जो बात ऊपर कही जा रही है सैट के बेसिस पे, क्योंकि सैट ने सेबी का ऑर्डर डिसरिगार्ड कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमें नहीं लगता कि जो यहाँ ट्रांजेक्शन हुई है जेट एयरवेज के शेयर्स को लेके और जो डीमैट अकाउंट्स का होल्डर का जो रोल बताया गया है ऊपर जो हमने बेसिक डिस्कशन भी किया वो किसी तरीके से भी रीजनेबल है. Even according to the submission made by the learned counsel, value of the said shares during the said period varies from this to this. जबकि शेयर्स कितने में, सबने कितने पे बेच दिए, 1170 में. And in such circumstances, nobody would believe that all the demat account holder would sell their shares at 1170 per share to the respondent. ये थोड़ा फिशी लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है. The submission to the effect that no retail individual investor had made any complaint to SEBI is not at all relevant because SEBI need not only act on the basis of complaint received if from its independent source. The SEBI, after due inquiry comes to know about the irregularities, SEBI has to act in the manner it acted in the instant case. The fact, however, remains that because of the undue advantage which the respondent got, some small investors or RII must have not got the shares which they ought to have been allotted. तो आई थिंक हमने इससे पहले, भले यहाँ पे मैंने नहीं बोला बट इससे पहले मैंने काफी बार बोला है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज स्यूमोटो. तो एक तो ये है कि कोई आपको कंप्लेन आके फाइल करे किसी अथॉरिटी को, फिर आप वहां पे एक्शन ले. दूसरा क्या है, हर ही एक्ट में ये होता है, ऐसा कहीं किसी भी एक्ट में मेरे हिसाब से नहीं होता, चाहे हम CS में पढ़ते हो वो एक्ट या ना पढ़ते हो, कि पुलिस है या कोई भी अथॉरिटी है ये कि वो खुद एक्शन नहीं ले सकती. डेफिनेटली अगर उसको लगता है कि सामने कुछ ऑफेंस हो रहा है, कुछ क्राइम हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो इससे पहले कोई और आए और बोले फिर हम जाए उन चीजों का एक्शन ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं. कोई और आए कहे तो हमें जाना ही है, बट हम चाहें तो हम खुद भी एक्शन ले सकते हैं. यही बात सुप्रीम कोर्ट सेबी को समझा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सेबी ने जो किया है वो गलत किया है, कि किसी के कंप्लेन का सेबी वेट करे और फिर जब कोई कंप्लेन करे तो ही एक्शन फाइल करा जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. We do not agree with the summation that a common address, वही वाली बात, given by several demat account holders would not show an irregularity, because normally a person would give his own address when he is opening his demat account. Rarely a person would give someone else address if he is not having permanent address or likely to shift the address. तो जो मैंने कुछ देर पहले भी कहा, भाई कितने डीमैट अकाउंट होल्डर हैं, एक बार मैं देखूं, याद भी नहीं है. यहाँ पे 553, मतलब मोटा मोटा चलो इजी रखने के लिए 550, 550 लोगों का एक ही एड्रेस है. कितना बड़ा घर है भाई. मतलब एक सोचने वाली बात है कि 4 लोग होते हैं घर में, फैमिली वगैरह होती है तो शायद 10, 15, 20, बहुत ही बड़ी ज्वाइंट फैमिली होगी तो शायद 30, 40, 50, 60, मतलब 550 लोग एक ही घर में रहते हैं. ये मतलब इम्पॉसिबल हम नहीं कह सकते, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल. हो सकता है आपस में इतना प्यार हो कि रहते हो एक साथ, बट ये डेफिनेटली एक फिशी बात है.
उसके बाद लिखा है इन द इंस्टेंस केस नॉट वन और फ्यू बट सेवरल डीमैट होल्डर्स हैज गिवन वन पर्टिकुलर एड्रेस. It is also pertinent to note that upon initiation of inquiry at the instant of SEBI, most of the demat account holders ने क्या किया, अपना अकाउंट ही बंद कर दिया, तो जिससे कि कोई हमारे पे पूछने ना आए. The submission was also to the effect that shares could have been sold before they were listed with the stock exchange, and as such, a sale cannot be said to be irregularity. Looking at the fact that the number of persons having common address and selling their share at the same price to a particular person से आपको यहाँ पे चीज समझ में आनी चाहिए जो मैंने बताया था, पर्टिकुलर पर्सन सारे के सारे सेम प्राइस से समझ में आना चाहिए. 1170 जो मैंने ऊपर लिखा भी था, ये कहा जा रहा है कि इज नॉट अ नॉर्मल थिंग. इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस वी डू नॉट एक्सेप्ट द सेट सबमिशन मेड बाय द काउंसिल अपीयर्स बिफोर द रिस्पोंडेंट. उसके बाद फाइनली जो मैंने बात कही, एक तरीके से कहते थे सुप्रीम कोर्ट नाराज है सैट से ये बात कहते हुए, तो पहले उसको एक तरीके से अपलोड कर रहा है कि सबमिशन मेड बाय मेड टू द इफेक्ट दैट ट्राइब्यूनल इज फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड. ट्राइब्यूनल है, इसको मानने से मना नहीं किया जा रहा है, बट द फैक्ट फाउंड बाय द सैट शुड नॉट बी डिसबिलीव्ड बाय दिस कोर्ट. हाउएवर, फॉर कमिंग टू अ डेफिनेट कंक्लूजन contrary to the finding lied by the lower authority SAT की कौन सी है भाई, lower authority SEBI. The appellate authority in the first instance, the SAT ought to have recorded specific reason for arriving at different conclusion, but we do not find any sound reason for coming to a different conclusion in the order. On the other hand, we find a detailed discussion of coming to a particular conclusion in the order passed by the whole time member of the SEBI. और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो SEBI का डिसीजन है वो 100% सही है, और सैट ने तो कुछ लिखा ही नहीं तो बात ही खत्म होगी, उसके डिसीजन को हम कंसिडर कर ही नहीं सकते. ये बात यहाँ पे लिखी गई है. आइए एक और केस डिसाइड करते हैं. ये हम करते जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि जो भी केसेस हम डिसाइड कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, और ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपको आगे एग्जामिनेशन में काम आएंगी, भले आपका जून अटेम्प्ट है या फिर दिसंबर अटेम्प्ट है. उम्मीद करता हूँ कि प्री टेस्ट एग्जामिनेशन आपने दे दिया होगा, नहीं तो भाई दे दीजिए, जो डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं वैसे, पर प्री टेस्ट एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना ही करना है, उसके बाद ही आप किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं. ओनली एप्लीकेबल टू न्यू कोर्स, बट ये बात कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट भी न्यू कोर्स पे ही है, ओल्ड कोर्स में तो ये है नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई. लिखा है सेबी वर्सेस बुरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स, और यहाँ पे दो जजेस ने केस डिसाइड किया, अगेन 2016 का है. रजन गोगोई वर्सेस R.V. रमना, इन दो जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने केस डिसाइड किया है. आइए देख लेते हैं कि इस केस के अंदर पर्टिकुलरली क्या बात करी गई है. तो ये जो केस है दैट टॉक्स अबाउट द टेक ओवर रेगुलेशंस, एंड यहाँ पे टेक ओवर रेगुलेशंस जो एप्लीकेबिलिटी की बात करी जा रही है, उसी के बारे में हम इस केस लॉ में बात भी करेंगे. आइए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है इन द स्टार्टिंग ऑफ द केस लॉ, फिर उसके बारे में डिटेल समझते हैं. सो एक्वायरर एंटर इनटू एन MOU. नाउ इससे पहले हम आगे बढ़े, MOU ऑब्वियसली फुल फॉर्म वी ऑल नो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट तो नहीं होता, बट मे बी उससे थोड़ा लेस फॉर्मल होता है. सो कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट आर मोर फॉर्मल. ये उतना फॉर्मल नहीं होता है, बट डेफिनेटली ये भी एक लीगल एस्पेक्ट या लीगल एप्लीकेबिलिटी को कंसिडर करवाता है. शेयर परचेज अग्रीमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑन 14 February 2005. Acquirer appointed its nominee as director in the parent company of the target. तो parent company of the target company. Public offer made on 15th. Whether the appointment of directors violate the provision of takeover regulation, held as yes. So एक बार बहुत ज्यादा कुछ है नहीं खास इसके अंदर, एक बार जनरली पहले बात बताया था कि क्या लिखा है, thereafter we'll move ahead. यहाँ पे आई थिंक 4 कंपनीज का रेफरेंस है. बुरन है, एंड thereafter we have Unicol Bharat Limited, and thereafter we have Unicol International Corporation, and thereafter we have Hindustan Oil Exploration Company Limited. 3 कंपनीज जो हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं. पहली जो बुरन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता जाता हूँ जिससे मैं थोड़ा डायग्राम की तरफ से या डायग्राम की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करूँ. सो B for बुरन, एंड दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड. दिस इज द फर्स्ट कंपनी. thereafter we have यूनिकोल भारत लिमिटेड, जहाँ पे दिया हुआ है नाम UBL, वो कंपनी मॉरिशस में इनकॉर्पोरेट हुई है. thereafter we have यूनिकोल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन विच इज UIC, जो कि कैलिफोर्निया में इनकॉर्पोरेट हुई है, प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और एक कंपनी है जो सबसे आखिरी की कंपनी है, जिसको हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोइटेशन कहा गया, टारगेट कंपनी, जो कि डेफिनेटली इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है. 4 कंपनीज हैं. अब यहाँ पे हमें समझना है इनका आपस में लिंक क्या है. तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो बुरन वाली कंपनी है इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है, और इस एंटिटी के इनकॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्टिव ये था
कि ये जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो ये सारे के सारे जो यूबीएल है उसके शेयर्स एक्वायर कर लेगी। और यहाँ पे ये भी समझाया गया जो शेयर्स ऑफ यूबीएल है आज के, तो ये एक प्रपोजल है कि ऐसा ये करना है फर्स्ट वाली एंटिटी को, बट आज के डेट में अगर यूबीएल के तौर पे बात करें तो उसके सारे जो शेयर्स हैं वो एक्वायर कर रखे हैं यूआईसी ने। और साथ साथ ये भी है कि यूबीएल जो है उसने जो ये हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लॉयटेशन है इसके 26% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। सो फर्स्ट वाली कंपनी आज सच अभी कुछ नहीं कर रही है। अभी फर्स्ट पैराग्राफ में यूबीएल जो है उसने, आप ऐसे कह सकते हैं या मैं ऐसे समझाऊं जिस प्रेफरेंस ऑर्डर में मैंने अभी बात करी कि जो यूबीएल है और यूआईसी इन दोनों के बीच में ये कॉन्टैक्ट है कि यूबीएल के जो सारे शेयर्स हैं वो यूआईसी के पास हैं। लिखा है द शेयर्स ऑफ यूबीएल वर एक्वायर्ड बाय यूआईसी, जो कि बाहर इनको, तो यूबीएल के 100% शेयर्स जो हैं वो यूआईसी के पास हैं। और जो यूबीएल है वो इस कंपनी में जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है उसके 26% शेयर्स होल्ड करती है। तो 4 कंपनीज है, फर्स्ट कुछ नहीं कर रही है अभी, यूबीएल के सारे शेयर यूआईसी के पास हैं और यूबीएल जो है वो 26% शेयर इस कंपनी में भी होल्ड करती है। अब क्या हुआ, अब बुरन जो है फर्स्ट अभी तक कुछ नहीं कर रही थी, देखा बुरन एंटर इनटू शेयर परचेज एग्रीमेंट विद यूआईसी ऑन 14 फरवरी, पहले पढ़ रहा हूँ फिर उसी डायग्राम से समझाऊंगा अभी, टू एक्वायर द एंटायर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ यूबीएल in England by the virtue thereof all the shares of UBL were registered in the names of the Buren on the same day itself। तो ये 14 फरवरी की बात है, डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ी। On the account of this transformation, Buren came to hold 26% of the share capital of the target company। टारगेट कंपनी कौन है, जो इंडिया में हिंदुस्तान ऑयल जो कंपनी है वो टारगेट है। As the acquisition was beyond the stipulated 15% of the equity share capital of the target company, the regulation got attracted, making it obligatory on the part of Buren to make a public announcement, which was accordingly made for the sale and purchase of 20% of the shares of the target company at a determined price of 92 per share fully paid up, made on 15th by Buren and UBL acting as a person in concert। तो इससे पहले लास्ट की कुछ बात पे आऊँ, सेकंड पैराग्राफ के बारे में अगर बेसिकली बात करें तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो बुरन है जो अभी तक सिर्फ कंपनी बनी थी इंटेंशन से कि वो यूबीएल के सारे शेयर एक्वायर करेगी, तो उसने लिखा है कि जो बुरन है उसने यूआईसी के साथ फर्स्ट एंड थर्ड कंपनी, अगर आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, फर्स्ट एंड थर्ड कंपनी में आपस में बीच में एक अग्रीमेंट हो गया और उसके बाद ये कहा गया कि एक अग्रीमेंट हो गया कि वो सारे के सारे शेयर्स यूबीएल के खरीदेगी, क्योंकि यूबीएल के जो सारे शेयर्स हैं वो किसके पास है, यूआईसी के पास है, और यूबीएल किस में शेयर होल्ड कर रही है 26%। अब बुरन कह रहा है यूआईसी, सो दिस इज फर्स्ट एंड थर्ड कंपनी, बुरन एंड यूआईसी आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि यूआईसी जो है जिस तरीके से वो 100% शेयर यूबीएल में होल्ड करता है, यूबीएल के सारे शेयर जो यूआईसी के पास हैं, तो बुरन जो है उसको यूआईसी जो है सारे के सारे शेयर्स बुरन को बेच देगा ऑफ यूबीएल। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि 4 एंटिटीज हैं भाई। अभी ये थोड़ा मैटर कॉम्प्लिकेट होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। 4 कंपनीज हैं, बुरन, यूबीएल, यूआईसी, एचएल। यूबीएल के 100% शेयर यूआईसी के पास है, यूबीएल ने 26% इंडिया में भी एक कंपनी में खरीदा हुआ है। बुरन एंड यूआईसी में अग्रीमेंट होता है, उसके बेसिस पे जो यूआईसी है जो यूबीएल में 100% शेयर होल्ड करता है वो यूआईसी बुरन को ट्रांसफर कर रहा है, ये बात यहाँ पे लिखी जा रही है, देख भी सकते हैं। In England by virtue thereof all the shares of UBL registered in the name of Buren on the same day। तो UBL के शेयर किसके पास, UIC से किसके पास चले जा रहे हैं, बुरन के पास चले जा रहे हैं, इस तरीके से। As the acquisition was beyond 15%, क्योंकि ये जो शेयर्स बताए जा रहे हैं ये 100% बताए जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ये 15% से ज्यादा है। तो एज पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पे अगर आप समझें कि पहले जो UBL है वो 26% इसमें होल्ड कर रही थी, अब यूबीएल के अगर सारे शेयर्स बुरन ने होल्ड कर लिए तो एक तरीके से आप कह सकते हैं बुरन इनडायरेक्टली एचआईएल में 26% होल्ड कर रहा है, क्योंकि यूबीएल ने होल्ड कर रहा था ना इंडिया वाली कंपनी में। तो जब यूबीएल के शेयर्स बुरन ने खरीद लिए तो फिर बुरन इनडायरेक्टली इंडिया वाली कंपनी में होल्ड करने लग गया शेयर्स 26% हिंदुस्तान ऑयल वाली कंपनी में। अब यहाँ पे कहा गया कि एज द एक्विजिशन, अब 26% क्योंकि एक्वायर हो गया, 26% जो पहले किसी और के पास था यूबीएल के पास, अब वो बुरन के पास चला गया। एंड एज पर द लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट इन इंडिया, टेक ओवर कोड आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा शायद, उसके बेसिस पे ये जो एक्विजिशन है 15% से ज्यादा है, तो अब यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट देनी होगी, और जो दी भी गई और उसका प्राइस जो रखा गया वो 92 रुपीज 0.41 पैसे रखा गया। और उस केस में जो बुरन है उसने ये बात रखी और जो यूबीएल है वो एक्टिंग या पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सेप्ट उसका बना, ये बात इस पैराग्राफ में कही गई। अब हुआ कि ऑन 14 फरवरी 2005 डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द शेयर परचेज एग्रीमेंट, बुरन अपॉइंटेड 2 ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ यूबीएल। तो बुरन ने क्या किया कि अपने 2 डायरेक्टर किसके बोर्ड पे अपॉइंट किए, यूबीएल के बोर्ड पे। अब यूबीएल ने क्या किया, जो 2 डायरेक्टर्स बुरन ने उसके बोर्ड पे अपॉइंट किए थे, यूबीएल ने वो सारे के सारे डायरेक्टर्स जो हैं
वो HI पे अपॉइंट कर दिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यू विच वाज पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद बुरन अपॉइंटेड अ सेम पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी कौन है? वही इंडिया वाली कंपनी जो इसका नाम हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन है, सॉरी। दिस अकॉर्डिंग टू सेबी अमाउंटेड टू द वायलेशन ऑफ रेगुलेशन 22 सब रेगुलेशन 7 एज द सेड अपॉइंटमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द ऑफर। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये रेगुलेशन पढ़ेंगे, ऑल्दो हम ये कोई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या टेक ओवर कोड नहीं पढ़ रहे, बट फिर भी एक जेनरिक बात बताना चाहूंगा कि रेगुलेशन 22 ये कहता है कि जब तक ऑफर पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप इस तरीके की एक्टिविटी मतलब कि जो इंडिविजुअल एक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, जैसे कि हमने ऊपर बात करी कि बुरन ने यूआईसी की, जो हम अगर मैं ये पैराग्राफ देखूं कि लिखा है बुरन अपॉइंटेड 2 ऑफ डायरेक्टर्स ऑन यूबीएल, तो इस कंपनी पे अपॉइंट किए बुरन ने और यूबीएल ने आगे एचआई। तो जब तक ये पूरा का पूरा ऑफर कंप्लीट नहीं होता, कोई और बंदा इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से। जो बुरन है उसके जो अपॉइंटेड लोग हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि बुरन अब एक तरीके से इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है 26% ऑफ दिस कंपनी, तो उसके नॉमिनेटेड बंदे यहाँ पे नहीं आ सकते। दिस इज व्हाट रेगुलेशन से एज पर दी सेबी रेगुलेशन, जो यहाँ पे मेंशन भी किया गया टेक ओवर रेगुलेशन। तो ये नहीं हो सकता था, बट कंपनी ने किया। इसी बेसिस पे सेबी ने क्या किया कि उन पे पेनल्टी लगा दी 25 लाख रुपए की। और सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल पे जब सेबी का जो ये डिसीजन था वो वहां गया, तो सैट ने कह दिया ठीक है, जो 2 लोग अपॉइंट हुए हैं वो गलत नहीं है, वो सही है फॉर द रीजन जो सैट के सामने रखे गए होंगे, यहाँ वो मेंशन नहीं है। बट फिर जब ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो सेबी का बेसिकली डिसीजन था वो सही है, इसीलिए अपील अलाउड है, और जो 25 लाख की पेनल्टी है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। इवन डेज भी यहाँ पे मेंशन करे गए कितने दिनों के अंदर जमा करनी है। आइए अब एक बेयर रीडिंग कर लेते हैं, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। The main thrust of the contention advanced on behalf of the appellant appears to be the word memorandum of understanding are, and in the appropriate situation may also include a concluded agreement between the parties. Even in the given case where MOU is to fall short of the concluded agreement, मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि MOU जो है वो एक तरीके का लेस फॉर्मलाइज एग्रीमेंट होता है। MOU वर्सेस एग्रीमेंट अगर आप देखें और पूछें कि किसके अंदर ज्यादा ऑथेंटिसिटी है, लीगैलिटी है, तो दैट इज डेफिनेटली एन एग्रीमेंट। बट MOU इज अ वे टू स्टार्ट विद, बट फाइनली हमें एक एग्रीमेंट रखना होगा, या दोनों के कंपैरिजन में एग्रीमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा फॉर्मलाइज है। So even in the given case wherein MOU is to fall short of the concluded agreement, and in fact the concluded agreement is executed subsequently, the offer period would still commence from the date of the MOU. If the offer period commenced from the date of such memorandum of understanding according to the learned counsel, there is no reason why the same should not commence from the date of share purchase agreement when the party had not executed a memorandum of understanding. अब यहाँ पे 2 डेट्स देखेंगे। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि डेट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो MOU एक्वायर किया है वो इस डेट को किया है, जबकि जो शेयर्स एक्विजिशन ये सब बात करी जा रही है वो भी उसी तारीख को हुआ है। बट जो पब्लिक ऑफर है, जब आपको पता चला कि 20% से ज्यादा इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप एक्वायर करते हैं, क्योंकि जो ये वाली कंपनी है, क्या नाम है इसका, बुरन, क्योंकि कंपनीज के नाम बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा सा मे बी बोलने में कंफ्यूजन हो सकता है। सो बुरन ने जब इसके 26% शेयर्स इनडायरेक्टली होल्ड कर लिए और उसको पता चला कि इंडिया में रेगुलेशन है जो कहता है 20% से ज्यादा आप पब्लिक ऑफर करेंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते बिना पब्लिक ऑफर के, तो बुरन ने अगले दिन पब्लिक ऑफर किया। तो बात यहाँ पे हो रही है कि किस दिन से हम ये समय कैलकुलेट करेंगे, इज इट फ्रॉम 14th और इज इट फ्रॉम 15th। तो एक आ जा रहा है मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग की हमें इंटेंशन समझनी है। मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग 14th को हो रहा है, तो भले पब्लिक इशू 15th को आ रहा है, बट जो कैलकुलेशन करी जाएगी एज टू द नंबर ऑफ डेज एंड बाकी जो एप्लीकेबिलिटी कि भाई कौन से प्रोविजन कब से एप्लीकेबल होने आप पे स्टार्ट होंगे, वो 15 से नहीं मानी जाएगी, वो 14 से ही मानी जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली MOU की इंटेंशन जो थी पूरे प्रोसेस की राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बुरन की तो यही इंटेंशन थी कि वो UBL में 100% शेयर एक्वायर करना चाहता है। ये शुरू से इंटेंशन है, पहली लाइन ही यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो 15 से किसी भी तरीके के प्रोविजन एप्लीकेबल टेक ओवर के नहीं होंगे, 14 से उनकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये भी बताया गया इन रिप्लाई द रिस्पोंडेंट अर्ज दैट रेगुलेशन 22 सब रेगुलेशन 7, जो मैंने आपको बताया कि एक्विजिशन के दौरान और एक्विजिशन के प्रोसेस चलते हुए किसी भी तरीके की डायरेक्टरशिप या कंट्रोल में बेसिकली इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, कैन हैव नो एप्लीकेशन टू द प्रेजेंट केस। ये कहना है रिस्पोंडेंट का। रिस्पोंडेंट यहाँ पे कौन है देख लेते हैं। रिस्पोंडेंट यहाँ पे बुरन है। बुरन कह रहा है भाई 22 रेगुलेशन 7 का इस बात से कोई लेना देना नहीं है।